इफ नॉट इन आर्मी, इफ नॉट आईपीएस ऑफिसर, अभिनंदन सिंह क्या होते हैं? कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। यूपीएससी में जो जनरल एक टेंडेंसी है लोगों की कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा फिर नहीं होगा। कहते हैं कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तो जलने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। और जब वो जल रहे हो तो फिर कंप्लेन ही कर दिया तो फिर मतलब। आर्मी की यूनिफॉर्म या आईपीएस की यूनिफॉर्म? आर्मी एनी डे। मिलिट्री को मिलिट्री यही बनाता है। अगर मिलिट्री ने डिसाइड कर लिया कि .5140 कैप्चर होना है, आज रात 2 बजे से पहले होना है, तो या तो वो कैप्चर होगा या उस कैप्चरिंग के प्रोसेस में हम अपनी जान देंगे। एक कोड आप जो आपको डिस्क्राइब करती हो, जो आप एनी कोड दैट यू कैन रिमेंबर। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्या हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को अक्सर ये फेस करने को मिलता है कि उनको बाकी लोग पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ये नहीं सीखना कि लोग बोलना बंद कर दें, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बार उसने बोल दिया, अगर अगली बार वो बोल पा रहा है तो ये आपकी गलती है। मैं क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे लाइफ में आगे बढ़ने के। क्यों आपने वो छोड़ी और क्यों फिर आर्मी आपने ज्वाइन की? इंजरी के कारण वो सब बंद हुआ। आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन कोई सोचा समझा डिसीजन नहीं। If your journey had a movie title, what it would be? The Lion. I was expecting this answer. Hello ladies and gentlemen, boys and girls, aspirants, every dreamer of life. आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर एक बार फिर। कुछ लोग ज़िंदगी एक बार जीते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी 2 बार जीते हैं। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, मेहमान ख़ुसूसी, इन्होंने लाइफ का एक रीसेट लिया है। ये पहले आर्मी में मेजर रहे हैं, 10 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है और फिर उन्होंने डिसीजन लिया है कि इनको यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहिए। किस तरह इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, 2 बार किया है इन्होंने। इनको आईपीएस मिला है, आईआरएमएस मिला है रेलवे सर्विसेज में, और यूनिफॉर्म ज़रूर बदली है इनकी। हौसले इनके हमेशा बुलंद रहे हैं और क्योंकि देश की सेवा करने का इनको हमेशा जज्बा रहा है, तो इन्होंने ये जज्बा कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया था। क्यों इन्होंने आर्मी से लेके यूपीएससी का सफ़र शुरू किया था, क्या परिस्थितियाँ रही होगी, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए होंगे, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमान के साथ। हम वेलकम करते हैं अपने मैन ऑफ स्टील, हमारे जम्मू कश्मीर के लाइन। इन्होंने ज़िंदगी जी है, इन्होंने अपने दम पे हमेशा हर चीज़ हासिल की है। मैं वेलकम करना चाहता हूँ मेजर अभिनंदन सिंह। बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि आप इस पॉडकास्ट पे आए और फाइनली बिफोर ज्वाइनिंग योर सर्विसेज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू बादशाह फॉर हैविंग मी। सर, बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने को, बट मैं जो शुरुआत करना चाहूँगा आपके साथ, शुरुआत मैं चाहूँगा कि अगर सपोज़ आप आर्मी नहीं ज्वाइन की होती, सपोज़ दोबारा आपने यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं दिया होता, इन 2 सर्विसेज के अलावा आप अपनी लाइफ और किधर की तरफ, टू स्टार्ट विद अपनी लाइफ, और तीसरा क्या ऐसी चीज़ होती जिसमें आप करना चाहते हैं? बट साहब, आर्मी एंड सिविल सर्विसेज बहुत बाद में आया। आपको शायद थोड़ा सा हैरानी होगी जान के कि एज अ यंग स्कूल स्टूडेंट मेरा जहन में ये चीज़ थी कि मुझे भारत के लिए क्रिकेट खेलना है। ओह ग्रेट। और मैं अंडर 19 जम्मू कश्मीर के लिए कैंप भी अटेंड किया, टीम के लिए खेला मैं। फिर उसके बाद 12वीं के एग्ज़ाम्स आए और घर वालों के प्रेशर के कारण, और ख़ुद भी थोड़ा सोचा कि पढ़ाई कर लेते हैं, फिर वो गेम छूट गई। तो 12वीं तक यही था कि भारत के लिए क्रिकेट खेलना है। मैं काफ़ी समय से आपको जानता हूँ, एटलीस्ट तब से जब से आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, क्वालिफाई किया, एंड देन अगेन यू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। और मुझे ये नहीं पता था कि आपको क्रिकेट का शौक़ था और इंडिया के लिए आप खेलना चाहते थे। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। Now
वी कैन टॉक अबाउट योर अर्ली लाइफ, कि आप, जैसे मैंने अपनी ऑडियंस को बोला है, व्यूवर्स को बोला है कि आप एक ऐसी जगह है जो बॉर्डरिंग एरिया है, अखनूर रीजन कई लोग जानते होंगे, कहीं नहीं जानते होंगे। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा रीजन है जो बॉर्डरिंग रीजन है। ऐसी जगह से आपने अर्ली लाइफ कैसे रही है और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा है और आर्मी तक का पहले सफ़र कैसे किया आपने? तो भट्ट साहब, पहले मैं अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं अखनूर जो हमारा खित्ता है वहाँ एक छोटा सा गांव है नडीवाला करके, तो वहाँ से मेरे दादाजी, वहाँ मेरे पिताजी वहाँ से आते हैं। तो अर्ली लाइफ वहीं से शुरू हुई। अगर मेरे से भी पहला बैकग्राउंड हम बात करें तो वो एक ऐसा इलाका जहाँ पे जंगल और जहाँ पे खेत जंगल काट के बनाए गए, वो कहानी, हमारी कहानी अगर हम बात करें तो वो हमसे नहीं शुरू होती, वो हमारे दादाजी के एफर्ट्स, दादी जी के एफर्ट्स से शुरू होती है, जिन्होंने एक जंगल काट के एक घर बनाया, घर उसके बाद और जंगल काट के खेत तैयार करे, खेतों से अपने बच्चों को पाला। फिर मेरे दादाजी ने, वो उर्दू के अध्यापक रहे हैं, तो उन्होंने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा, लगभग 40 साल के आसपास उन्होंने स्कूल में एज अ टीचर सर्विस करी। तो फिर उसके बाद पढ़ाई के कारण पिताजी को, माताजी को लगा कि बच्चों को गांव से थोड़ा सा हट के थोड़ा शहर की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो अखनूर इतना बड़ा शहर नहीं है, बट उस समय शायद कंपैरेटिवली गांव के मुकाबले अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, स्कूल्स वहीं पे थे। तो एक कॉन्वेंट स्कूल है सेंट फ्रांसिस, जहाँ मेरा एडमिशन, हम 3 भाई बहन हैं, वहीं हमारा एडमिशन हुआ। तो स्कूल की जितनी भी जर्नी रही वो वहीं रही, सारा स्कूलिंग वहीं से रहा। और वो जो आप सवाल किया कि आर्मी कैसे, इनफैक्ट जो मैंने पहले आपसे कहा कि क्रिकेट खेलना है, वो क्रिकेट खेलने का जज्बा सिर्फ क्रिकेट के कारण नहीं था। आप थोड़ा सा शायद इससे रिलेट कर पाएँ कि क्रिकेट इसलिए खेलना था कि फेमस होना था। अच्छा, ओके। और फेमस होके कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में आना था। तो वो थॉट प्रोसेस रहा। वो बचपन की चीज़ें शायद उस तरीके से पता नहीं होती थी, बट वो देश प्रेम की भावना शायद, क्योंकि आपने कहा बॉर्डर टाउन से हैं, तो बॉर्डर टाउन में हमेशा यूनिफॉर्म्ड इंडिविजुअल जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी को हमने देखा, तो वो रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द कंट्री, वो हमेशा से रहा। तो उसी कारण कहीं ना कहीं दिल में था और अभी भी है और शायद बरकरार रहेगा मरते दम तक, कि ये ज़िंदगी अपने से ज़्यादा देश के लिए है, अपने समाज के लिए है, अपने लोगों के लिए है। सो दैट इज़ द थॉट प्रोसेस जो स्कूल से जब हम कॉलेज आए। और इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स का रोल, दादाजी का रोल, दादी जी का रोल वो रहेगा, बट टीचर्स का रोल अगर मैं मेंशन ना करूं, हमारे एक प्रिंसिपल रहे फादर जोसेफ, जो अभी भी हमारे टच में हैं। तो उन्होंने जिस तरह से लेट्स से क्लास 8 से लेकर 12 तक हमें जो उन्होंने मेंटरशिप दिया, उन्होंने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, जो जो चीज़ें उन्होंने सिखाई वो हमें यहाँ तक लेके आई हैं। तो फिर हमने एक NGO तैयार करी, NGO शुरू करी कॉलेज टाइम पे ही। और NGO शुरू करने का मकसद भी यही था कि क्योंकि हम अखनूर से थे, तो अखनूर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हमारे पास। क्रिकेट के साथ साथ हम बहुत सालों बास्केटबॉल खेलते रहे, बट अचानक एक दिन शाम को बास्केटबॉल गेम के बाद हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो बातचीत करते हुए ये हमने डिस्कस किया कि इतने साल हमें बास्केटबॉल खेलते हुए, लेकिन आज तक हमने एक भी प्रोफेशनल गेम नहीं खेला, प्रोफेशनल टूर्नामेंट किसी और टीम के साथ नहीं खेला, आपस में ही हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आइडिया ओरिजिन हुआ उसका कि हमें एक ऐसी संस्था बनाते हैं जहाँ हम स्पोर्ट्स का प्रमोशन कर पाएँ। फिर वो जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स तक क्यों रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं आप, क्योंकि आपका बेंट ऑफ माइंड सोशल इश्यूज़ को भी लेके है। तो फिर वहाँ से वो NGO का जन्म हुआ। तो वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आप सोशल इश्यूज को लेके आप इन्वॉल्व रहे हैं। आपके घर का माहौल कैसा रहा है? घर में क्योंकि दोनों माता पिता टीचर्स रहे हैं, तो घर का माहौल हमेशा डिसिप्लिन रहा है। बहुत मार पड़ती थी पिताजी से खासकर। ज़िंदगी में एक किस्सा है, हम एक बार मैं और भैया पतंग लूटने चले गए। तो पतंग लूटने के चक्कर में उस दिन वो होता ना मर्फीज़ लॉ कि जब आप कुछ करते हैं तो गलत हो जाता है। तो ज़िंदगी में पहली बार हम पतंग लूटने गए और उस दिन शायद पिताजी का हाफ डे था या किसी काम से उनको ZE ऑफिस आना था। तो ZE ऑफिस घर के पास ही था, तो वो ZE ऑफिस के सामने से निकल रहे थे, तो उन्होंने हमें देख लिया। तो जो पिटाई हुई है वो हम बयान नहीं कर सकते आपके पॉडकास्ट पे। ये जो मतलब आपको बहुत हद तक जो बाद वाला डिसिप्लिन है वो आपके घर से ही जी बिल्कुल बिल्कुल होके आया है।
फिर आपने स्कूल और एजुकेशन अपनी हासिल की और उसके बाद आर्मी का कैसे आपका मन में, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे थे, और क्यों आपने वो छोड़ी और क्यों फिर आर्मी आपने ज्वाइन? देखो क्रिकेट तो आई थिंक 12वीं के बाद छूट ही गया एक तरह से, क्योंकि पढ़ाई की तरफ रुझान हो गया और चीज़ों की तरफ, डिबेटिंग वगैरह, एनजीओ चलाना शुरू कर दिया, तो क्रिकेट एक तरह से पीछे ही हो गया उसके बाद। तो आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन कोई सोचा समझा डिसीजन नहीं था। ओके। जब मैं प्री फाइनल ईयर में था, हम एनजीओ का काम कर रहे थे और भी चीज़ें कर रहे थे, तो अचानक एक दिन मैं कॉलेज जाता हूँ सुबह सुबह, और एक मेरे मित्र मुझे बताते हैं, एक मेरे दोस्त ने बताया कि आर्मी की एक टीम इंटरव्यूज़ के लिए आई हुई है। तो उसने कहा फॉर्म भर देते हैं, तो हमने फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरा, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में क्योंकि डिबेटिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन पहले से था, तो इंटरव्यू अच्छा गया। इंटरव्यू में उन्होंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बेसिस पे फिर हमें भेजा गया इलाहाबाद एसएसबी के लिए। तो एसएसबी में क्योंकि वो बैकग्राउंड रहा, स्पोर्ट्स का भी रहा है, एनजीओ का एक्सपीरियंस था, प्लस वैसे भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक थे, तो एसएसबी में भी सिलेक्शन हुआ। साथ ही साथ एक और एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स के लिए, एफकैट एग्जामिनेशन, तो वो भी क्लियर हुआ। तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, तो जैसा आपने जो पहला ही सवाल था कि अगर सिविल सर्विसेज में या आर्मी में नहीं आते तो क्या होता, तो उस वक्त जीवन में वही मोड़ था कि अभी क्या किया जाए। क्योंकि एक ऑप्शन था कि आर्मी ज्वाइन की जाए, दूसरा था कि एयरफोर्स ज्वाइन की जाए, या दोनों ना ज्वाइन करके सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, या तीनों ना करके अपनी एनजीओ को कंटिन्यू किया जाए। बट मे बी बिकॉज दैट लव फॉर द यूनिफॉर्म, दैट लव फॉर डिसिप्लिन, वो ऐसा था कि वो आर्मी की तरफ खींच के ले गया, और देन रेस्ट इज हिस्ट्री। इंटरेस्टिंग कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे लाइफ में आगे बढ़ने के, एंड देन यू चूज आर्मी एज एन ऑप्शन। आपने आर्मी में 10 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 10 साल आपने आर्मी में सर्व किया है, और काउंटर इंसर्जेंसी वाले एरियाज में, सपोज आप नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ऐसे ऐसे जगह पे रहे हैं जहाँ एक इंसान सुनता है, टीवी पे देखता है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल के आती है कि जिसमें हर टाइम लाइफ का ख़तरा रहता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑपरेशंस आपने किए होंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि आर्मी की लाइफ होती कैसी है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहो, या कोई ऐसे वाक़े हुए हो या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हो जो आप नरेट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए ड्यूरिंग योर आर्मी डेज? देखिए, आर्मी का जो किस्सों की आप बात कर रहे हैं, वो किस्से राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेज शुरू हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग डेज, फिर असम की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर में कुछ देर रहा मैं, लगभग ढाई साल रहा मैं जम्मू कश्मीर में। तो एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सेंसिटिव इश्यूज हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस में मैं पोस्टेड था, तो इन्फॉर्मेशन जो थी वो काफ़ी सेंसिटिव है। बट इट वॉज ऑलवेज अ कैट एंड माउस गेम, क्योंकि मैं यहाँ सांबा कठुआ एरिया में पोस्टेड था। तो यहाँ पे मल्टीपल थ्रेट्स थी। एक इन्फिल्ट्रेशन का थ्रेट था, ड्रोन का थ्रेट था, फिर आजकल जो हम देख रहे हैं कि ड्रग स्मगलिंग का थ्रेट था। तो उस चीज़ को रियल टाइम पे जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, क्योंकि मैं खुद कॉम्बैट में नहीं था, क्योंकि मैं टेक्निकल आर्म से आता था, तो कॉम्बैट के एक्टिव ऑपरेशंस में मैंने खुद हिस्सा नहीं लिया है, बट एज अ बैक एंड टेक्निकल सपोर्ट वो मेरा रोल रहता था। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि अगर हम इंफॉर्मेशन देने में कुछ देर चूक जाए तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो वो 24/7 जॉब रहा, जिसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कठुआ एरिया की बात करें, तो अभी शायद पिछले कुछ साल से चीज़ें थोड़ी स्टेबल रही हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ CBF हुआ करता था, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, जिसको सीज फायर वॉयलेशन भी हम कहते हैं। तो वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है। यदि हमें उस एंड से कोई ऐसा सिग्नल मिलता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ असला जो है वो मूवमेंट कर रहा है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि पॉसिबली अगर एम्यूनिशन एंड आर्म्स आर बीइंग मूव्ड, तो इसका मतलब है अगले कुछ देर में, या हो सकता है कि आज ही शाम को वहाँ से बम्बार्डमेंट आ सकता है। तो वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, आपको देनी है ग्राउंड फोर्सेस को। इफ़ यू आर लेट देन समवेयर इट मे रिजल्ट इन टू कैजुअलिटी ऑफ ओन फोर्सेस। तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन, उस तरह का ऑपरेशनल टास्क रहा। कश्मीर में मैं पोस्टेड था, कश्मीर में मानस बल में था, तो वहाँ पे भी जो हमारा टास्क था वो यही था कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सो दैट मेड बी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस या फिर अदरवाइज इंटेलिजेंस बिल्डअप करनी है, ताकि कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसके कारण हम सिविलियन कैजुअलिटीज़ को रोक पाएँ, अपनी ओन फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ को रोक पाएँ। तो अगेन इट वाज अ कैट एंड माउस गेम।
Right. डल झील की बात करें, वुलर लेक की बात करें, तो बीचों बीच ऑपरेशंस हुआ करते थे। आपने जैसे बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में आपने जम्मू रीजन में भी आपने काम किया है, कश्मीर रीजन में भी आपने काम किया है, एंड असम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। असम में कितने टाइम आपने सर्व किया? असम में लगभग मैं 2 साल रहा। और राजस्थान, पंजाब? राजस्थान में अमृतसर में रहा मैं, पंजाब में 2 साल, और 3 साल में रहा राजस्थान में। कौन सा ये जो जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे कॉम्बैट जोन में नहीं रहते थे, पर अगेन यू हैव एन एक्सपीरियंस, कौन सा रीजन आपको लगा कि बहुत वॉलेटाइल था और बहुत डिफिकल्ट फेज रहा है आपकी लाइफ का वो पार्ट? डिफिकल्ट तो मैं नहीं मानूंगा, बट लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना फाइनल जो मेरा पोस्टिंग था, जिसमें सिग्नल इंटेलिजेंस की मैंने बात करी, कश्मीर और जो हमारा सांबा कठुआ एरिया है, इसको मैं मानूंगा काफ़ी चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस काम करने में, क्योंकि इट वॉज अ रियल टाइम जॉब, क्योंकि आप ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर मानस बल की बात करूं या श्रीनगर में जब मैं पहली बार यूनिफॉर्म में पहुंचा, तो हमेशा वो सेंसिटिव माहौल है, आपकी मूवमेंट से लेके हर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊंगा। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो कॉन्वाई से मेरा फ्रॉम लेट्स से श्रीनगर से एक जगह पे मेरा मूवमेंट होना है, तो क्योंकि मुझे उस चीज़ का ऑपरेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैं पगड़ी डाल के वहाँ पे गया हूँ। तो बट वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ उस्ताद ने कहा कि सर पगड़ी उतार के आप बीपीजे पहन लीजिए, बुलेट प्रूफ पटका पहन लीजिए। तो क्योंकि वो उस वक्त मैं कैरी नहीं कर रहा था, तो मुझे जो भी हमारा कॉन्वाई मूवमेंट का व्हीकल था, आई वॉज टोल्ड टू सिट राइट इन द सेंटर, सो दैट जस्ट इन केस कोई ऐसा इंसिडेंट होता है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि आपको केयरफुल रहना है, दूसरा है कि द अदर पीपल अराउंड मी दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी। तो दैट इज समथिंग जो आर्मी आपको सिखाता है। प्लस वो एक्सपीरियंस लगभग 6 महीने में मानस बल में रहा, तो वो अगेन बहुत ही यूनिक और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, विद वेदर ऑल्सो, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे जब बर्फबारी का टाइम है, एंड प्लस आपको ऑपरेशंस भी करवाने हैं, सो इट इज़ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये तो टुवर्ड्स द एंड आप जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके बाद आपने कोई डिसीजन यूपीएससी कर लिया है। पहला पोस्टिंग तेजपुर असम में। तेजपुर असम, एंड इट वाज अवे फ्रॉम होम। यस। वाज इट अ डिफिकल्ट टास्क दैट टाइम? क्योंकि हम नॉर्मली स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे होते हैं, इवन इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू अदर प्लेस, स्पेशली ये तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो बहुत दूर है जम्मू कश्मीर से, खाने पीने के अलग वो होती हैं, क्योंकि आर्मी के आपने ऑफकोर्स चीज़ें होती होगी, बट आपके लिए डिफ़िकल्ट था वहाँ शिफ्ट होना और देन गिविंग टाइम देयर? इफ़ आई टॉक वेरी ऑनेस्टली, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मे बी वो ट्रेनिंग का जो 1 साल था, इनफैक्ट मे बी घर वालों की जो अपब्रिंगिंग थी और वो जो मैंने कहा कि मारपीट पड़ी उसके कारण जहनी तौर पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा सा स्टेबिलिटी थी कि जो चीज़ करनी है वो करनी है। तो उस तरह से अगर मैं बोलूँ तो आई वॉज नेवर होम सिक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि घर को मिस करना या फिर घर से दूर जाने का डर। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इट इज़ अ न्यू प्लेस, आई विल गेट टू सी न्यू प्लेस, प्लस आई विल गेट टू लर्न एंड मीट न्यू पीपल, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। तो उस तरह से कभी इसको लिया नहीं कि नई जगह पे जा रहे हैं। और इनफैक्ट अभी भी मतलब लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि वेयर वुड यू प्रेफर, कहाँ पे आप प्रेफर करोगे कि सर्विस आपकी हो। यस, एवरीबडी लव्स बीइंग नियर होम, बट मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ भी पोस्टिंग आए, यू विल बी सर्विंग इन द कंट्री, यू विल बी सर्विंग द पीपल ऑफ द कंट्री। सो वो थॉट प्रोसेस है, तो वो होम सिक, आई थिंक वेर एवर आई गो इट फील्स लाइक होम। जी सर, जैसे इंडियन आर्मी एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हमारी आर्मी में हैं? और क्योंकि आपने 10 साल अब आर्मी में सर्व किया है, तो आप हमें थोड़ा सा बेटर इनलाइटन कर सकते हैं कि किन 2, 4, 5 चीज़ों की वजह से हमारी आर्मी इतनी प्रोफेशनल आर्मी और इतनी संख्या में इतनी बड़ी आर्मी है, और देन कंडक्ट ऐसा कि वर्ल्ड की एक वन ऑफ द बेस्ट आर्मी कहलाई जाती हैं? किस वजह से, क्या कुछ चीज़ें? देखिए, अगर आर्मी की हम बात करें तो आर्मी जो बाहर से दिखती है, हमें कहते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, एवरीबडी नोज कि डिसिप्लिन है, लेकिन वो डिसिप्लिन के पीछे क्या मोटिवेशन है या डिसिप्लिन के पीछे की क्या कहानी है, वो आर्मी को आर्मी बनाती है।
राइट फ्रॉम द डे जब आप आर्मी में रिक्रूट होते हैं, आर्मी में आप कमीशन होते हैं, तो आपको एक चीज़ जो सबसे पहले सिखाई जाती है, आर्मी जब हम अकेडमी में थे तो हमें एक चेटवुड क्रेडो सिखाया जाता है। तो चेटवुड क्रेडो का सबसे जो मेन जो क्रक्स है कि आपके लिए देश सबसे पहले है। देश जब सबसे पहले है, उसके बाद आपने देखना है कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू एंश्योर देयर वेलफेयर। अपना कंफर्ट और अपना वेलफेयर आपको हमेशा लास्ट में देखना है। नेशन फर्स्ट, द मैन यू कमांड नेक्स्ट, एंड योर ओन कंफर्ट ऑलवेज एट द लास्ट। तो ये एक थॉट प्रोसेस है कि आप अपनी सेफ्टी से पहले, अपने वेलफेयर से पहले आप ये देखेंगे कि क्या जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको निभा पा रहा हूं कि नहीं निभा पा रहा हूं। इसके अलावा आर्मी में जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, दैट इज नाम, नमक और निशान। आप अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे अपनी रेजिमेंट का जो चिन्ह पहनते हैं, आप अपनी रेजिमेंट का नाम कैरी करते हैं, आप उसके लिए जान देने तक के लिए तैयार हैं। और उस निशान के लिए, क्योंकि आपने नमक खाया है, आर्मी का नमक खाया है, देश का नमक खाया है, उस नमक का कर्ज जो है वो अदा करने के लिए आपको डे 1 से सिखाया जाता है कि दिस इज व्हाट यू आर फॉर, दिस इज व्हाट इज टेकिंग केयर ऑफ यू, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डाई फॉर, और इनफैक्ट नॉट इवन डाई फॉर, यू हैव टू किल फॉर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी को आर्मी बनाती हैं। और वो जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है, लगातार तैयारी मोड में रहती है। इट इज़ ऑलवेज अ प्रिपरेशन मोड। जब वॉर नहीं है, जब ऑपरेशंस नहीं है, आर्मी इज ऑलवेज इनटू प्रिपरेशन। एंड प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट कि आपको ऑपरेशंस की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन इज ऑल्सो अबाउट टीम स्पिरिट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट अ वन मैन शो, इट इज़ अबाउट टीम। और ये अकेडमी से ही सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। अकेडमी में बहुत सारे रन बैक्स होते हैं। रन बैक्स मतलब आपको एक कैंप लोकेशन में ले जाया जाएगा, 5-6 दिन आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसके बाद रैंडमली एक जगह पे जाके आपको छोड़ दिया जाएगा, और वो शायद अकेडमी से 50-60 किलोमीटर्स दूर होगा। आपको मैप नेविगेशन करते हुए अकेडमी तक वापस आना है। नाउ पॉइंट ये है कि आप आना है और अकेले नहीं आना है। 20 बंदों की आपकी टीम है। आपको 20 के 20 बंदे जब तक क्लोज नहीं करेंगे, आप नहीं माना जाएगा कि आपने ये फिनिश करा है। और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट एवरी सिंगल आइटम दैट यू आर कैरिंग। हो सकता है एक कॉम्पस, एक मैप और एक छोटी सी नीडल। अगर कि हम वेपन की बात करें, वेपन की छोटी सी पिन, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। एक भी चीज़ मिसिंग है तो यानी कि आप अभी फिनिश नहीं किया है। तो वो कि हम एक टीम का हिस्सा है, हम एक सिस्टम का हिस्सा है, और हम तब ही जीत पाएंगे जब हमारा सिस्टम जीतेगा, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीतेगी, और लार्जर पिक्चर देखी जाए जब हमारा देश जीतेगा। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने आपके साथ स्टेज भी कई बार शेयर की है। आप अमेजिंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप एक आर्मी में आर्मी जवान, आर्मी ऑफिसर रहे हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, साथ ही साथ एक शायर भी हैं आप। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस और इतनी वैरायटी आप में है कि मतलब अगर लोग कोई शेर नहीं सुने होंगे आपसे तो वो सोचेंगे कि मैं शायद बूस्ट करके बोल रहा हूँ। तो पहले से कोई शेर आपके जहन में आ रहा हो वो आप हमें सुना दो, उसके बाद फिर हम यूपीएससी की जर्नी की बात करेंगे। ये कविता है, हमने 8वीं कक्षा में पढ़ी थी उर्दू का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है और उर्दू वन ऑफ द फाइनेस्ट लैंग्वेजेस। तो एक कविता थी क्लास 8th में, उसका आखिरी पैराग्राफ है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फ़ानी है, ये जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्या हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अमेजिंग। मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, स्टेट सर्विसेज एस्पिरेंट या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो आपने कुछ पंक्तियाँ बोली है शुड बी एनफ फॉर देम। ऑफ कोर्स आपने बोला कि मोटिवेशन आपका हमेशा रहेगा नहीं, उनको मोटिवेटेड तो सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए। बट डाइविंग बैक इनटू योर जर्नी, जैसे आपने आर्मी से एक ट्रांजिशन फेज में आपने सिविल सर्विसेज की तरफ रुख लिया है, और क्या क्या रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से आपको आर्मी छोड़ फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाना पड़ा? I would say it the other way around. I did not choose it, the universe chose it for me. That is how I perceive it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि there are things which I have always wanted to do for the country, for my state, for my people.
and whatever is happening or whatever will happen from here on, it is going to be the universe's direction. Now how it happened, it is because of the same thing जो मेरी strength रही. I have been a sports person all my life. तो स्पोर्ट्स खेलते खेलते ही और साथ में एक ट्रेनिंग इवेंट हुआ 2017 में. इंजरीज चलती रही पहले भी, बट उस समय 2017 में आके थोड़ा इंजरी का जो लेवल था दैट गॉट बैड. स्पाइन का इंजरी हुआ, एंकल का इंजरी हुआ जो अभी भी है, बोथ स्पाइन एंड एंकल. तो वो इंजरी के कारण 2017 द डेट वाज 4 अप्रैल. तो उसके बाद जो अगले 2 साल रहे वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहे. और even sitting like the way I am sitting now was not possible. Walking was uncomfortable. Running तो भूल ही जाइए. So वो समय था कि जब मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि शायद आर्मी में, क्योंकि फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट कंपेयर टू लेट्स से सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा आई कुड हैव कंटिन्यूड. बट आर्मी, जैसा मैंने हम पहले भी बात करी, आर्मी इज अबाउट ट्रेनिंग विद योर मैन, रनिंग विद योर मैन, प्लेइंग विद योर मैन, स्वेटिंग इट आउट विद योर मैन. तो वो चीज़ मैं अभी कर नहीं पा रहा था. गेम्स मेरे जीवन का हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट डोमिनेटिंग हिस्सा रहा. तो आई वॉज नॉट एबल टू प्ले विद माई बॉयज़. बास्केटबॉल बहुत खेला आर्मी में जाने के बाद, बहुत अच्छे लेवल पे खेला, बट वो सब बंद हुआ. सुबह की जो ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है या बाकी भी चीज़ें होती हैं, आई कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट. इंजरी के कारण मेरी जो पोस्टिंग थी वो भी अभी लिमिटेड प्रोफाइल में आ सकती थी, क्योंकि जो काउंटर इंसर्जेंसी के एरियाज़ थे वहाँ मेरा पोस्टेड डायरेक्टली पोस्टिंग जाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पॉलिसी कहती है कि इफ़ यू आर इंजर्ड बियॉन्ड अ सर्टन डिग्री तो यू विल नॉट बी पोस्टेड टू लेट्स से हाई ऑल्टीट्यूड में. सियाचिन में अगर मैं जाना चाहूँ आई कुड नॉट गेट पोस्टेड. ऑपरेशनल एरिया में एक्टिवली अगर राष्ट्रीय राइफल्स में मुझे एज अ कॉम्बैट सोल्जर मुझे जाना है, मैं नहीं जा सकता था. तो फिर मुझे लगने लगा कि शायद अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि विद इन द लिमिटेशन ऑफ माई इंजरी कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ, बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ देश के लिए. तो 2019 आते आते ये डिसीजन लिया फिर कि अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की जाए, क्योंकि वो बचपन से थोड़ा सा था कि सिविल सर्विसेज करी जा सकती है, क्योंकि पिताजी ने भी अपने समय में एग्ज़ाम की तैयारी करी. अनफॉर्चुनेटली उनका हुआ नहीं, बट वो थॉट प्रोसेस था हमेशा. तो 19 में तैयारी शुरू करी. दैट वाज द टाइम जब एब्रोगेशन हुआ 370 का अगस्त में, और अमृतसर से मेरा पोस्टिंग हुआ जोधपुर में. और जोधपुर क्योंकि जो मेरा यूनिट था उसका जो प्रोफाइल था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड गुजरात से लेके कश्मीर वैली तक. तो ऑल ऑफ अ सडन आई लैंडेड अप इन कश्मीर वैली, और फिर वहाँ मैंने तैयारी जस्ट शुरू ही किया था. और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मुझे लगता है कि इट इज़ यूनिवर्स का डिसीजन है. पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होनी हैं, बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट इज़ व्हाट मेक्स अस. एंड विद ऑल ऑनेस्टी मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि इंजरी को टुडे इट्स बीन मोर देन 7-8 years, बट टिल दिस डे मैंने कभी गॉड से, आई नेवर क्वेश्चन गॉड कि वाई डिड दिस इंजरी हैपन टू मी. क्योंकि मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड रीज़न को अच्छा बनाना हमारी जिम्मेदारी है. सो फिर तैयारी शुरू करी. फिर धीरे धीरे जितना टाइम मिलता था यूनिफॉर्म सर्विस के साथ साथ तो वो कोशिश करी. फिर 21 में जाके एग्ज़ाम दिया. तो उस वक्त प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, जीएस का कट ऑफ क्लियर हुआ, सीसैट अनफॉर्चुनेटली विद लैक ऑफ प्रैक्टिस, नॉट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हुआ नहीं. तो फिर गॉट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स किया जा सकता है. तो फिर अल्टीमेटली 2022 में स्टिल इन द आर्मी, स्टिल वॉज पोस्टेड यहाँ पे सांबा कठुआ में आई वॉज पोस्टेड. सो आई यूज टू स्टडी जितना समय मिलता था, एंड जो छुट्टियाँ मिलती थी मुझे आई यूज टू इधर स्टे इन द कंटोनमेंट, या फिर मैं घर जाके अपने आप को कमरे में बंद रखता था, वहीं मैं पढ़ाई करता था. आई डिड नॉट गो एनीवेयर. एंड 2022 में देन प्रीलिम्स हुआ. प्रीलिम्स के साथ साथ 21 में मैंने एप्लीकेशन डाल दिया था कि मुझे आर्मी से रिलीज़ दे दीजिए ऑन मेडिकल ग्राउंड्स. तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा. दैट वाज नेवर इन माय माइंड. बट मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि क्या आर्मी मुझे वक्त रहते छोड़ेगी, क्योंकि द पॉलिसी इज़ आई वॉज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर. आईसी कमीशन था इंडियन मिलिट्री अकेडमी से. तो उसका जो टर्म्स ऑफ सर्विस है परमानेंट कमीशन का दैट इज़ 20 years. 20 साल से पहले आपका छूटना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट जैसा मैंने आपको कहा, यूनिवर्स के प्लान्स हैं. You just work hard and leave it to the universe. And
उसमें भी कि पहली ही एप्लीकेशन आपने डाली और पहली में ही अप्रूव हो जाना कि आप ठीक है, आपका केस जेन्युइन है, वी विल लीव यू फ्रॉम द आर्मी। सो 21 में एप्लीकेशन डाला, बहुत समय लगा, कुछ कोविड के कारण भी डिले हुआ, उस वक्त कोविड की सेकेंड वेव थी, तो 6-8 महीने एप्लीकेशन बिल्कुल एक जगह पे पड़ी रही। तो 2022 में जब प्रीलिम्स हुआ, तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद, जब पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे ये कॉल आता है आर्मी हेडक्वार्टर से कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो चुकी है। सो यहाँ से मुझे वो चीज़ पता लगती है। पहले भी कई सारी चीज़ें ऐसे हुई कि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है, यूनिवर्स इज़ वॉकिंग ऑल अलॉन्ग विद यू। तो इसका मतलब है आपको बस मेहनत करते जाना है। तो फिर मेंस मैंने दिया, आर्मी में रहते ही दिया, साथ साथ और भी चीज़ें थी क्योंकि अभी रिलीज़ आ चुका था, रिलीज़ की फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मेडिकल इशू था तो मेडिकल भी करवाना था। तो जोधपुर से पुणे, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर, वो घूमते रहे। तो फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम हुआ और साथ साथ रिलीज़ की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई, एंड देन आई बिकेम अ वेटरन। एंड उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मैंने एज अ वेटरन दिया, एंड उस साल मुझे रेलवे सर्विस अलॉट हुआ। फिर उसके बाद छुट्टी लिया एंड appeared again for 23 examination, Then you got and police service. then I got police service. आप जैसे ही मतलब ऐसा लगता है कि ये ऐसी एक कहानी, एक ऐसा बीता हुआ कल है जो रियल नहीं लगता। मतलब आपके जो चैलेंजेस आपने जो फेस किए हैं, यू हैव सर्व कंट्री फॉर 10 years, टुक अ डिसीजन, जो वॉलंटियर रिटायरमेंट आपने लिया है, और इस बीच में आप ये बोलते हैं कि आपने ऊपर वाले से कभी कंप्लेन भी नहीं किया। मतलब एक अगर देखा जाए तो इमोशनली जो है ड्रेन हो सकता है इस चीज़ से इंसान। क्या आप इतनी एक्टिव लाइफ आपकी रही है, स्पोर्ट्स में आप रहे हैं, आप एक्टिव कॉम्बैट्स में उनको सपोर्ट सिस्टम बने रहे हैं, सोशल वर्क कंट्री के लिए करना, तो और फिर एकदम से इंजरी होना। मैं कर ऊपर वाले से दुआ या ऊपर वाले से ये कंप्लेन हो सकती है कि मैं कर ही तो रहा था लोगों के लिए, जो आप बोलते हो वही तो कर रहा था मैं, फिर इंजरी क्यों? Why did you not complain about it? I think this is because complaining nature जब हम करते हैं किसी से भी, तो फिर वो हमारे सिस्टम को करप्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है। और कंप्लेन की बात, इसमें कुछ चीज़ें हम मिस हो गई। 2020-21 की बात है, जब मैं सांबा में पोस्टेड था, तो वो जो 2 इंजरीज थी वो तो थी ही साथ में। एट दैट टाइम आई डेवलप 2 more कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। वन वाज गैस्ट्रिक अल्सर्स हुए मुझे, जिसके कारण आई हैड टू अंडरगो एंडोस्कोपी ट्वाइस। देयर वर अल्सर्स थ्रू आउट द स्टमक, आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, आई was restricted in diet to a large degree, and उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि आई वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट ब्लोटेड वाली फीलिंग थी, एंड उसको लड़ने के लिए आई स्टार्टेड रनिंग। पैर में दिक्कत थी तो आई स्टार्टेड रनिंग कि एटलीस्ट ब्लोटिंग बेटर हो जाए। एंड साथ ही साथ आई डेवलप्ड स्पॉन्डिलाइटिस दैट टाइम, माई नेक वॉज एब्सोल्युटली स्टिफ फॉर 6 months, आई कुड नॉट मूव वेरी फ्रीली, एंड दैट वॉज वन मोमेंट। Even then I did not question, but I felt very kind of down, but not out, but I was very down that time, because I am somebody who does not like sharing my problems even with my closest people. Even my sister is closest to me, my mother is very close to me, so I share almost everything with them. But medical, kyunki my sister is a doctor, so I used to take advice from her, but other than that I never shared the kind of फीलिंग्स और काइंड ऑफ पेन आई वॉज गोइंग थ्रू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इट मेक्स मी स्टबन समटाइम्स। इन फैक्ट माई सिस्टर स्कोल्ड्स मी लॉट ऑफ टाइम कि आई एम वेरी स्टबन इन लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव थॉट प्रोसेस फॉर ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, these minor problems will only pave the way for that. If you start complaining about these things, then what is the difference between, let's say, you and somebody who's always complaining? And complain करने की, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लेन। ऊपर वाले से कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही विल थिंक अबाउट, और यूनिवर्स की हम बात करते हैं तो यूनिवर्स हमेशा आपकी इंटेंशंस को देखती है। इफ़ योर इंटेंशंस आर प्योर, देन वो आपको मुश्किल में भी डालेगी और मुश्किल से बाहर भी लेके आएगी। क्योंकि मुश्किल में जाए बिना, मुश्किल से गुजरे बिना, मुझे ऐसा लगता है कि
वो चीज़ तैयार नहीं होती है। एक ईंट बनती है वो तब बन पाती है जब मिट्टी को बहुत बार उसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, लेकिन वन ऑफ देम इज वेरी वैल्यूएबल एंड अदर इज कंपैरेटिवली इतना वैल्यूएबल नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो डायमंड विथस्टैंड कर जाता है बट ग्रेफाइट नहीं कर पाता। इफ डायमंड स्टार्ट्स कंप्लेनिंग तो फिर वो कहते हैं कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो जलने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, और जब वो जल रहे हो तो फिर कंप्लेन ही कर दिया तो फिर मतलब क्या है? अब आप जो बोल रहे हैं सर, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस जो तैयारी कर रहे हैं, जो इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, हमारे पेरेंट्स के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ये स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। बट आज की जनरेशन, आई थिंक जेनजी है, ये फ्रजाइल है, मतलब इमोशनली इतने बैलेंस्ड जनरेशन है नहीं। और आप ऑफ कोर्स अपने सराउंडिंग्स में देख ही रहे होंगे, ये जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो कि किस तरह का माइंडसेट आपको रखना चाहिए, और आज के जनरेशन का नॉर्मली किस तरह का माइंडसेट है, आपको दिखता है कि बहुत बड़ा गैप है। और अगर गैप है तो क्यों है? डेफिनेटली भट्ट साहब, गैप तो है, बट गैप के कारण यही है कि उसमें मैं मानूंगा कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि आप अभी खुद एक फादर हैं। तो आज क्या होता है कि शायद आप इस बात से ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे कि जो आपके फादर हैं, तो उस टाइम पे द वे दे ब्रॉट यू अप, दे वर स्ट्रिक्ट, दे यूज टू स्कोल्ड ऑल्सो समटाइम्स। अगर मार की ज़रूरत है, चांटे की ज़रूरत है, दे यूज टू गिव अस। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो आप फ्रेजिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्रेजाइल हमारे बच्चे को हल्का सा मतलब वो रो दे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा माँ बाप को भी हल्का सा कठोर बनना पड़ेगा। कठोर ये नहीं कि उनको मेंटल ट्रॉमा में डाल के रखना है, बट थोड़ा सा उनको वर्सेटाइल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको एक्सपोज करना पड़ेगा टू चैलेंजेस इन लाइफ। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि बैड टाइम्स रिजल्ट इन गुड पीपल। क्योंकि जिस आदमी ने, जिस इंसान ने बुरा वक्त देखा है, बुरे वक्त ने उसको तराशा है, और उस प्रोसेस से गुजर के he will work hard and produce good times. लेकिन somebody who is only seeing good times, जो आजकल के माँ बाप कोशिश करते हैं कि अपना बच्चा जो है बिल्कुल उसको सराखों पे बिठा के रखें ना, उससे क्या होता है कि it is very good time but he is not developing those skills। तो जैसे ही वो स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से बाहर जाके दुनिया के जो वर्ल्ड विंड्स वी कॉल इट, दुनिया के महासागर में जब उतरेगा, तो देन ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन। क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की ऐसी है कि आप शायद घर वालों के साथ उतनी देर के लिए नहीं रह पाएंगे, एंड उस एज के बाद आके पेरेंट्स भी समझते हैं कि अभी बच्चे को इंडिपेंडेंट होना है। तो वहां पे आके फिर बच्चा वो अकेला महसूस करता है। वो जो आप चीजें कह रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद द थिंग्स, क्योंकि पिछले 20 साल में उसको फीड ही वो चीज की गई है कि आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। यू नेम अ थिंग, आप बोलोगे बाद में पहली वो चीज प्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो वो चीज़ें आई थिंक आर रिजल्टिंग इन टू द प्रेजेंट काइंड ऑफ सेटअप। बट हैविंग सेड दैट, जेन ज़ी की अगर हम बात करें, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत पोटेंशियल है, बट थोड़ा सा माइंड सेट पर काम करने की ज़रूरत है। इफ़ वी आर एबल टू ट्रेन एंड चैनलाइज ये एनर्जी जो है इन द राइट डायरेक्शन, देन आई थिंक, क्योंकि वो बहुत इंक्विजिटिव हैं चीज़ों को लेके, बहुत सोचते हैं और ऑनेस्टली सोचते हैं चीज़ों को लेके, बट हमें बस वो माइंड सेट डेवलप करना है ताकि उनकी एनर्जी जो, उनकी सोच मिल के देश के लिए अच्छा काम कर पाए। तो ये किन का काम, मेंटर्स का काम है या दोनों का मिलके है? ये सबका काम है, खुद करना है? ये सबका काम है। जेन ज़ी खुद भी जिम्मेदारी ले, पेरेंट्स जो है वो जिम्मेदारी लें, और बहुत बड़ा रोल है हमारे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स का। कॉलेज से ज़्यादा मैं मानूंगा स्कूल के टीचर्स का, क्योंकि बच्चे का माइंडसेट शेप होना शुरू हो जाता है राइट फ्रॉम द अर्ली स्कूल एज। तो वहाँ से किस तरह के टीचर्स वो देख रहा है, टीचर्स कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पेरेंट्स कितना ऑनेस्ट है एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स किस तरीके से अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, और बच्चों को किस तरह की वैल्यूज़ दी जा रही हैं। तो स्टार्क डिफरेंस है कि शायद आज से 10 साल 20 साल पहले स्कूल का करिकुलम या स्कूल में जो टीचर्स थे वो आपके लिए एक मॉरल वैल्यूज़ का सिंबल हुआ करते थे। आई एम नॉट श्योर हाउ द थिंग्स आर टुडे, बट अगर टीचर्स रोल मॉडल बन पाए और टीचर्स सही चीज़ें सिखा पाए, फॉर एक बच्चा जो है वो स्कूल में लगभग
12 से 14 साल रहता है, 14-15 ईयर्स ऑल्सो। तो वो 15 साल अगर हम कैपिटलाइज कर पाएँ, क्योंकि वो 15 साल का मतलब है जीवन के 18 साल, तो 18 साल में मुझे लगता है या 20 साल तक एक इंसान का जो जहन है वो बहुत चीज़ें सीख चुका होता है। ऐसा नहीं कि उसके बाद सीखना मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है चीज़ों को अनलर्न करके रीलर्न करना। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जीवन में गलत सीखी हैं, उसको मुझे पहले अनलर्न करना पड़ेगा, फिर नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट सबसे बड़ी जो ह्यूमन साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, और जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये चीज़ें खराब हैं, सुधार आने के चांसेस ही नहीं है। सर, आपने बोला कि एक इंसान को अनलर्न करना चाहिए, जो हमने सीखा है उसको अनलर्न करना है और फिर नई चीज़ सीखनी है। आप ऐसा करते हैं? कोशिश डेफिनेटली रहती है बहुत। कैसे करते हैं आप? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सेप्टेंस, कि कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल क्योंकि जैसे अभी कल ही मैं एक सेशन ले रहा था, तो उसमें बच्चों को मैंने पूछा कि आप लिखिए अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है। तो एवरीबडी इज एबल टू टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स। वीकनेसेस पे आते आते वीकनेसेस बहुत थ्योरेटिकल टाइप वीकनेसेस हो जाती हैं, कि मैं सोचता बहुत हूँ मैं, या कुछ चीज़ें ऐसे जो प्रैक्टिकल शायद वो अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई कर भी पाते हैं तो उसको मान नहीं पाते। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो, इसमें आपके फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा रोल है, आपके माँ बाप का बहुत रोल है, आपके भाई बहन का रोल है, कि आप उनसे फीडबैक लें। पॉजिटिव फीडबैक ये लें कि आप में क्या चीज़ें अच्छी हैं, और नेगेटिव फीडबैक भी लें कि ये चीज़ें हैं जो उनके अकॉर्डिंग आप में अच्छी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सारी बातें माननी है, बट लिसन टू देम अकॉर्डिंग टू देम कि क्या क्या आप में फ्लॉज हैं। जब आप फ्लॉज की लिस्ट बना लीजिए, देन आप रीजन आउट कीजिए कि क्या एक्चुअली आप ऐसा बिहेव करते हैं, क्या एक्चुअली आप में वीकनेस है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ है जहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इंटेंशनली एंड कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत है, उसके बाद ही ये चीज़ चेंज हो पाती है। ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो बच्चा आज का दिन, सिर्फ बच्चों के लिए तो है नहीं ये, मतलब पेरेंटिंग, बेहतर पेरेंटिंग के लिए भी ये टिप ज़रूरी है कि आपको जो पुराना आता है, जो आपने अपनी जनरेशन में किया होगा, वो आप नई जनरेशन में नहीं लागू कर सकते हो। तो लर्न एंड अनलर्न वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिल्ली में तो बहुत सुना था, बहुत देखा भी है, लोगों को करते भी देखा है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना। ऑल्दो अगर इंसान कर लेगा तो वो सब कुछ अचीव कर लेगा जी। हम सर, आपने बोला कि जेनजी का बहुत, क्योंकि शार्प है और लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग का तरीका उनका बहुत अच्छा है, सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड के सारे जो उनके टीचर्स हो, उनके पेरेंट्स हो, वो खुद हो, सारे एस्पेक्ट मिले तो वो थोड़ा बेहतर वो कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि सर, अचीव करना चाहता है आज के दिन में, जो मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस माइंडसेट को वो हार्डली लोगों में देखा है कि जो आपका माइंडसेट है, किस तरह आप चीज़ों को डील करते हो। एक इमोशनल डिसबैलेंस है इंसान में, कि इमोशंस, ऑफ कोर्स मैंने आपको ये पूछा है कि जो आप सारी चीज़ें करते हो उसमें इमोशनल तो कहीं पर होते होंगे, ऊपर वाले से कंप्लेन तो करते होंगे। कई बार मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि मैं बहुत इमोशनली किसी चीज़ को लेके हो जाता हूँ, उससे निकलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा, डेफिनेटली वो समय आता है कि व्हेन यू फील इमोशनली डाउन, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि उसको इमोशंस ऐसा दिन में या फिर ज़िंदगी में ऐसा समा नहीं आया जिसमें वो इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल फील करे, बट सवाल ये है कि हमें 2-3 चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 1 ये है कि आप ये रियलाइज़ करेंगे, आई विल जस्ट आस्क यू ओनली दिस थिंग, कि जब भी हम इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ से, वी विल रियलाइज कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा नहीं है, इट इज़ आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समबडी कि उसको इस माहौल में या इस समय ऐसा बिहेव करना चाहिए था या ऐसी चीज़ बोलनी चाहिए थी। ही हैज़ नॉट और शी हैज़ नॉट डन दैट। सो आर इमोशनल रिस्पॉन्स या आर इमोशनल बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, दैट विल नेवर बी बिकॉज ऑफ अस। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि हम एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं फ्रॉम एवरीबडी एंड एनीबडी।
ना इसमें कई बार मेरी घर वालों से लड़ाई हो जाती है इन टर्म्स की। बहुत बार जब मैं ये थॉट प्रोसेस उनसे शेयर करता हूँ, अपने भाई से, अपनी बहन से, तो दे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आर अमेज्ड कि वाई आई थिंक दैट वे। ना मेरा ऐसा मानना है कि इन लाइफ एनीबडी, आपका करीबी से करीबी भी इंसान है, आपके द मोस्ट लव्ड इंडिविजुअल ऑल्सो इन योर लाइफ, he or she is always going to be a second person. The first person is always going to be us. Now problem is the first person gets affected by response of second person. And that is because that first person यानी कि मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि ये इंसान ऐसा करेगा या ऐसा बोलेगा. So most of the time our emotional turmoil is a result of somebody doing something or somebody not doing something. For example, let's talk about भाई बहनों की बात करते हैं. तो for example, one brother is expecting from the other brother कि he will respond to him in a specific way, but he doesn't do that. So then he starts feeling hurt. Then he starts into the cycle of overthinking कि why is he not giving me that love, or why is he not giving me that respect. बट द पॉइंट इज, आप अपने लेवल पे सिर्फ वो चीज़ें जब कंट्रोल करना शुरू करेंगे जो फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड हैं, तो फिर धीरे 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 आप समझना शुरू करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर सकते हैं. व्हाट इज इन आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में सिर्फ फर्स्ट पर्सन है. यानी कि मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं आपसे कैसे बिहेव करूंगा, मैं आपकी बातों का क्या जवाब दूंगा, या फिर मैं आपकी किसी चीज़ को कैसे लेके चलूंगा. मेरे कंट्रोल में ये कभी भी नहीं होगा कि मैं आपसे बेस्ट भी बिहेव करूंगा. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट. आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बुरा भी कर सकते हैं. मेरे को दुख तब होगा व्हेन आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि इफ लेट्स से आई एम कॉर्डियल टू यू, आई विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यू आर ऑल्सो कॉर्डियल टू मी. हो सकता है आप इंटेंशंस आपकी खराब ना हो, लेकिन उस वक्त आप किसी और थॉट से या किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. सो आई विल बी वेरी कॉर्डियल बट यू विल ब्लास्ट मी ऑफ. सो इफ आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि आप हमेशा सही बिहेव करोगे, आप हमेशा वही चीज़ करोगे जो एक्सपेक्टेड है, तो फिर डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपको परेशान करना शुरू करेंगे. तो ये एक डिटैच्ड पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा समय लगता है. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो उसमें गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गौतम बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे एक गाँव से, तो सम पीपल स्टार्टेड गिविंग हिम दिस स्वीट्स कि आपने आए थे यहाँ, आपने प्रवचन वगैरह दिए, तो ये आप मिठाई लेके जाइए. तो उन्होंने कहा कि मैं मिठाई वगैरह खाता नहीं, आप घर ले जाइए, अपने बच्चों को दे दो. देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज. तो नेक्स्ट विलेज में कुछ लोग थे जो इकट्ठे होकर उनके अगेंस्ट खड़े हो गए एंड दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम. बहुत ज़्यादा गाली निकाली, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बहुत ज़्यादा गलत शब्द उनके लिए यूज़ किए. एंड गौतम बुद्ध वॉज वेरी काम. तो गौतम बुद्ध से आधे घंटे के बाद उन्होंने पूछा कि बुद्धा जी, हमने आपको इतना कुछ कहा, आधे घंटे से हम आपको गलत पे गलत पे गलत बोले जा रहे हैं, एंड यू हैव नॉट इवन रिएक्टेड टू दैट. तो इस पे गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर मैं आपको एक गिफ्ट दूं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे पिछले गांव में मुझे लोगों ने गिफ्ट देने की कोशिश करी, तो अगर मैं वो गिफ्ट लेने से मना कर दूं तो वो गिफ्ट किसके पास रहता है. तो वो कहेंगे कि वो तो मेरे पास ही रहेगा. तो उन्होंने बड़ा सरलता से कहा कि आपने ये जो पिछले आधे घंटे मुझे देने की कोशिश करी, मैं इसको लेने से मना कर देता हूँ. गिफ्ट वापस दे. तो आई गिव द गिफ्ट बैक टू यू. तो फिर उन्होंने कहा पिछले गांव में मुझे स्वीट्स दिए थे, तो स्वीट्स तो मैंने उनको बोल दिया कि आप अपने घर बच्चों को जाके दे दो, बट ये आप अपने बच्चों को भी नहीं दे पाओगे. तो बात वही है कि जो बाहर हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में है जो बाहर हो रहा है उसके बावजूद हम क्या करते हैं. द मोमेंट वी स्टॉप एक्सपेक्टिंग, और जैसा आपने कहा कि यूनिवर्स से कंप्लेन क्यों नहीं करनी है, इट इज एन एक्सपेक्टेशन. क्योंकि यूनिवर्स से आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स आपको ऐसा ही देगी, यूनिवर्स आपके साथ अच्छा ही करेगी. तो वो एक्सपेक्टेशंस जिस दिन आप धीरे धीरे करके कम करने में, और अगर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आर जीरो फ्रॉम एनीबडी एंड एवरीबडी अदर देन योरसेल्फ. अगर आपको जीवन में एक्सपेक्टेशंस रखनी है, सिर्फ अपने आप से रखिए. देन डेफिनेटली विद टाइम ये जो इमोशनल चीज़ें हैं हम इससे थोड़ा बेहतर तरीके से कोप अप कर पाते हैं. राइट. ट्रूली सेड,
हम जैसे जैसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, आपने उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। मैं नाउ क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है और ज़ाहिर है कि समय की प्रॉब्लम रहती है, बट हमारी जो ऑडियंस है वो मेनली सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें उनको परेशान करती हैं। और मैं आज का आपको पहले से इनवाइट करने का कोशिश हमारा इस वजह से था क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आए हो, जिन परिस्थितियों में आपने एग्ज़ाम दिया है, आई नो इट, मतलब पर्सनली आपने काफ़ी बार शेयर किया मेरे साथ कि किस किस तरह कौन कौन सा टाइम आप स्लॉट बचाते थे ताकि आप पढ़ सकें और कितना कभी कभार बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता था। तो इन बच्चों के पास सारा ही टाइम होता है। आपने सिविल सर्विसेज पहला अटेम्प्ट में आपको प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में IRMS मिला, थर्ड अटेम्प्ट में यू गेम एंड यू गॉट पुलिस सर्विसेज। यूनिफॉर्म ही, जैसे मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में बोला, यूनिफॉर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट कि आप यूनिफॉर्म आपके साथ चलनी है। कौन सी यूनिफॉर्म आपके दिल के करीब है ज़्यादा, ये आर्मी की यूनिफॉर्म रहेगी या पुलिस सर्विसेज की यूनिफॉर्म? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं रहेगी कि ऑलिव ग्रीन जो है आर्मी की यूनिफॉर्म विल ऑलवेज बी द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। राइट। हाँ जी। आप एज अ पर्सन कैसे, इमोशनल है या बैलेंस्ड है या इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाते क्या? इमोशंस आई डू नॉट शो टू पीपल, बट यू अगर मैं शायर हूँ तो ऑब्वियसली इमोशंस तो होंगे। राइट। तो शायर है तो इमोशनल तो होंगे। हाँ, इमोशंस डेफिनेटली हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बट वो इमोशंस सिर्फ मेरी दुनिया में हैं। ट्रू। दे आर नॉट टू बी शेयर्ड विद एनीबॉडी। बट एक चीज़ आप मुझे बताएं, जैसे मतलब इतनी आपने लाइफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपने जी है, तो शायरी का कहीं इस्तेमाल किया आपने? शायरी का इस्तेमाल पर्सनल लाइफ पे नहीं हो पाया अभी तक। अभी तक नहीं हो पाया। पर्सनल लाइफ में यही है कि हार्ट ब्रेक्स जो होते हैं जीवन में, बस उसको पेन डाउन कर लीजिए। दैट इज द थिंग। डायरी लिखते हैं? डायरी तो नहीं, कविताएं लिखी हैं, बहुत सालों से लिखता आ रहा हूँ जी। प्रिपरेशन तो आपने स्टार्ट की थी जब आप 19 में था, सर्व ही कर रहे थे, तो जो कलीग्स थे, जो आपके साथ साथी थे, तो वो नहीं बोलते थे कि यार आप तो ऑलरेडी सर्विसेज में हो, 10 साल दे दिए हैं, मतलब इस तरह की बातें होती थी? ये एक्चुअली थोड़ा सा आर्मी में क्या है कि जैसा मैंने कहा परमानेंट कमीशन था मैं, तो आई प्रिपेयर्ड विदाउट नॉलेज ऑफ एनीबडी। किसी को नहीं पता होता ना, नोबडी वाज अवेयर कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि ये भी ऐसा होता है कि वंस यू टेल इट टू पीपल कि आप तैयारी कर रहे हो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, समबडी विल सपोर्ट यू, समबडी विल ट्राई टू पुश यू डाउन, तो वो माहौल ही नहीं आने देना है। नोबडी वाज अवेयर अंटिल आई फाइल्ड द एप्लीकेशन 2021 में, जब मैंने डाला उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सो दैट वे, जैसा मैंने कहा, मैं बॉर्डर्स में था। इनफैक्ट आई यूज टू वर्क मोर एफिशिएंटली देन पीपल हु आर नॉट स्टडिंग, जिनका, क्योंकि जब मैं यहाँ से छुट्टी पे जाता था तो समबडी एल्स यूज टू कम इन माई प्लेस, तो आई यूज टू वर्क मोर एफिशिएंटली। तो उससे क्या था, एफिशिएंसी। नाउ एक वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो वर्किंग होंगे। नाउ वो पूछते हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेज सिर्फ ये नहीं है कि आपको जितने घंटे मिल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट ये भी है कि आपका जो ऑफिशियल टास्क है उसमें आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए। लेट्स से कि आप कोई काम है जो 8 घंटे में आपका खत्म होता है, तो यू फाइंड वेज आउट जिसमें आपको वो 4 घंटे में या 5 घंटे में खत्म हो जाए। यू सेव दैट 3 आवर्स। तो टाइम मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग टाइम, इट इज ऑल्सो अबाउट बीइंग मोर एफिशिएंट। बिल्कुल सर। आप यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज या जैसे ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को अक्सर ये फेस करने को मिलता है कि इनको बाकी लोग पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी, वो चाहे फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी हो। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई बोलो मत किसी को कि आप तैयारी कर रहे हो। बहुत हद तक तो आप समझ में आने लगा क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या तरीका उनको अपनाना चाहिए? कि एक तो ये है कि किसी को पता ना हो आप तैयारी करो, इवन क्योंकि आप तो एज ऑफिसर थे, आप भी यही चीज़ बोल रहे हो कि उसमें पता नहीं कौन क्या कैसा सजेशन दे, बोले कि अच्छा कर रहे हो, कुछ बोलेंगे ख़राब कर रहे हो, कुछ बोलेंगे होगा, कुछ बोलेंगे नहीं होगा। तो आप इस पूरे ड्रामा से ही बाहर थे जी। तो एक स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, वो इस ड्रामा से कैसे बच सकता है? देखिए, सबसे पहले उनको ये समझने की ज़रूरत है, ये ड्रामा जो है अबाउट पीपल, देयर ओपिनियंस, ये सिर्फ एस्पिरेंट के लिए नहीं है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यू आर रनिंग इंस्टीट्यूट्स, you still will have people who will come and judge you.
यू विल बी फेसिंग दैट। तो जिंदगी में ये नहीं सीखना कि लोग बोलना बंद कर दे, लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। जिंदगी में अपने आप को इतना ट्रेन कर लीजिए कि आप इम्यून हो जाए, कि कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहली बात है, अगर कोई इंसान है जो आपके सर्कल में है, इनर सर्कल में है, फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत करीबी है, तो वो आपको बोल रहा है तो वो आपके भले के लिए बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनर सर्कल में प्रिटेंड करते हैं बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर इनर सर्कल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार उसने बोल दिया, अगर अगली बार वो बोल पा रहा है तो ये आपकी गलती है। यू शुड कट ऑफ योर सेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम सच इंडिविजुअल्स। कई बार ऐसा लगता है कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में है, बट आपको जिम्मेदारी ये समझनी है कि आपकी जिम्मेदारी इस वक्त या जीवन में कहीं भी किसी भी वक्त सबसे ज़्यादा आपके अपने प्रति और आपके सपनों के प्रति है। अगर आप अपने सपनों के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू बिहेव, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू हैपन। सपोज समबडी हु प्रिटेंड्स टू बी माई फ्रेंड, पहली चीज़ है अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपको गलत जगह जाने ही नहीं देगा, गलत एडवाइस देगा नहीं या गलत कमेंट देगा ही नहीं आपको। नाउ इफ समबडी इज गिविंग यू दैट रिपीटेडली, वो आप उसको देख रहे हो कि ही इज ट्राइंग टू डिमीन यू, ही इज ट्राइंग टू वेस्ट योर टाइम, वो अच्छा दोस्त नहीं। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, उसके बाद अगर रिपीटेडली वो कर पा रहा है, फिर वो उसकी गलती नहीं, फिर आपकी गलती। यू आर स्टिल अलाउइंग हिम टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कट ऑफ योर सेल्फ कंप्लीटली। दोस्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्त होने से ज्यादा जरूरी है अच्छा दोस्त होना। अच्छा दोस्त जो आपको लगता है कि दोस्त है ही नहीं, तो उसको जस्ट उस प्रेशर में आके नहीं कि हाँ मैं दोस्त हूं तो बना रहे, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जरूरत दोस्त को नहीं, आपकी जरूरत देश को है। तो वो चीज समझ ली। आप जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज एक सामने एक इंसान खड़ा है आपका, आप कैसे, कौन से ट्रेट्स आप देखोगे जिससे आपको लगेगा कि ये एक स्ट्रांग माइंडेड इंसान है, या जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिविल सर्विसेज या ऐसे बड़े एग्जाम्स को प्रिपेयर करने की, कौन कौन सी ट्रेट्स आप उसमें देखना चाहोगे जिसकी वजह से वो कामयाब हो सकता है इसमें? देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जो है वो है माइंडसेट। अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी चीज़ के मैदान में उतरे हो, इस माइंडसेट और इस बिलीफ सिस्टम के साथ उतरना है कि मैं ये कर सकता हूं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ये डाउट लेके आ रहे हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा। ये सवाल पूछना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, इस कमिटमेंट के साथ आना है कि मैं उतरा हूं, मैं जीत के ही लौटूंगा। उसमें वो मिलिट्री, आप कह रहे हैं कि मिलिट्री को मिलिट्री क्या बनाता है? मिलिट्री को मिलिट्री यही बनाता है, अगर मिलिट्री ने डिसाइड कर लिया, अगर इंडियन आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि 0.5140 कैप्चर होना है, आज रात 2 बजे से पहले होना है, तो या तो वो कैप्चर होगा या उस कैप्चरिंग के प्रोसेस में हम अपनी जान दे देंगे। तो वही माइंडसेट रखना है, ये नहीं सोचना है कि क्या वो कैप्चर हो पाएगा कि क्या वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं तो माइंडसेट ये रख के उतरना है कि मैंने डिसीजन लिया है कि सिविल सर्विसेज करना है और मुझ में वो पूरी काबिलियत है और मुझ में पूरी वो एफर्ट लगाने की क्षमता है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करूंगा। ऐसा लगता है कि आर्मी में होना, आर्मी में इतना एंगेज होना, आर्मी में इतना ट्रेन होना अपने लिए, आपने सिविल सर्विसेज की जर्नी में अपना एडवांटेज बना रखा है, क्योंकि वही हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज़ एन एडवांटेज, डेफिनेटली। जैसे क्रिकेट आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, और कोई मैच ऐसा ना हो जो मैं छोड़ता हूँगा। आई एम श्योर आपको भी जब टाइम लगता होगा आप मैचेस वगैरह रेगुलर देखते होंगे। तो मैं रेफरेंस बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल मैं उसी हिसाब से लूँगा कि जैसे हम सचिन तेंदुलकर के हमने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, तो उनको पूछते हैं कि आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी रही है। तो मैं आपको आर्मी के करियर में आपका फेवरेट इनिंग पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मूवमेंट आपके, कुछ 2-3 मूवमेंट्स हो जो आपके फेवरेट रहे हो पूरे टेन्योर में? देखिए, बहुत सारे हैं। अगर पोस्टिंग वाइज बात करी जाए तो इनफैक्ट ट्रेनिंग से मैं शुरू करता हूँ। ट्रेनिंग में सबसे जो यादगार जो लम्हा रहा या यादगार इंसिडेंट रहा, जैसा मैंने कहा, हमारा एक रन बैक हुआ करता है। तो जब आप फाइनल टर्म में होते हैं, जब आपका पासिंग आउट से जस्ट कुछ महीने पहले, तो देहरादून के पास मसूरी में एक पहाड़ है जिसका नाम है भद्राज। वहाँ पे कोई देवता है, उनके नाम पे उस पहाड़ का नाम रखा गया है। तो हमें, जैसा मैंने कहा, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाके छोड़ा जाता है एंड वहाँ से हमें अकेडमी वापस आना है। नाउ दैट इज़ लाइक आपको पहले पहाड़ चढ़ना है। नाउ उसमें
क्या होता है कि आपको लगता है कि अभी आप पहाड़ के टॉप पे पहुंच चुके हो। 21 बार आपको ऐसा लगेगा, 21 फॉल्स हाइट्स हम उस वक्त कहा करते थे कि 21 बार आपको लगेगा कि हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, बट फिर आपको लगेगा फिर क्लाइंब करना पड़ रहा है। तो उस वो एक कंपटीशन होता है। अकेडमी में टोटल 16 कंपनी होती हैं और जो सबसे पहले क्लोज इन करेगा तो वो कंपनी सबसे पहले आएगी ना। उसमें डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर के आसपास रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सही रास्ते से आ रहे हैं नेविगेट करके। अगर आप रास्ता भटक जाते हैं वो 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है ना। उसमें वो जो कंपटीशन था हमारे लिए, उसमें हमारी कंपनी जीती थी ना। हुआ यूं कि हमने शुरू किया, शाम को 6 बजे हमें छोड़ा गया एंड हमने भागना शुरू किया पूरी मोटिवेशन के साथ ना। उसमें क्या होता है कि आपको अपना लगभग 20 किलो का पिट्ठू है वो उठाना है, अपना वेपन है जो आपकी इंसास राइफल है वो उठानी है, साथ ही साथ आपको पूरी टीम को 20 जो टीम है उनको रॉकेट लॉन्चर दिया जाएगा और LMG दिया जाएगा और रेडियो सेट दिया जाएगा। तो वो रोटेशन से हम सब उठाते थे। एंड इसके बीच में अगर आपका कोई कोर्समेट इंजर्ड हो जाता है, वो चल नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है, तो उसको भी आपको कैरी करना है। और इसके बीच में ये हुआ, बीच बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं ताकि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं वो हमें पता चलता रहे। तो जब हम 3rd चेक पॉइंट पे पहुंचे तो हमारे जो CQ थे, CQ होता है जो कंपनी क्वार्टर मास्टर होते हैं, वो सारे स्टोर्स का चार्ज रखते हैं, तो उनके पास मैप था, तो वो मैप छूट गया। तो मैप छूटा लगभग 15 किलोमीटर पीछे। तो हम 3 या 4 लोग वापस भागते हुए, हम चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बट जैसा मैंने कहा आर्मी में तब तक फिनिश नहीं है जब तक सारे टीम और सारी चीज़ें आप नहीं लेके आते हैं। कंट्रोल स्टोर्स हम उनको कहते हैं, तो कंट्रोल स्टोर आप खो नहीं सकते। तो फिर हम 15 किलोमीटर पीछे भाग के गए हैं, उसको ढूंढा है, उसको लेके आए हैं, फिर हमने रिपोर्ट कराई है कि हम पहुंच गए। फिर वहाँ से भागते हुए हम अकेडमी की तरफ गए हैं। वो टोटल हमारा डिस्टेंस 70 के आसपास हो गया होगा, 70 किलोमीटर। एंड अकेडमी में जस्ट घुसने से पहले हम रास्ता खो जाते हैं और हम अकेडमी के फ्रंट गेट से आने के बजाय हम रास्ता खो के पीछे की तरफ से आते हैं। और पीछे यमुना की ट्रिब्यूटरी टोन्स नदी है। सर्दियों का समय, आई थिंक फरवरी का समय, क्योंकि हमारा जून पास आउट है, जनवरी या फरवरी का समय है। तो हम भागते हुए टॉन्स के बीचों बीच, नी डीप वाटर, आइस कोल्ड वाटर, पैर पूरे सुन्न हो रखे हैं 12 घंटे भागते हुए विद दैट लोड। एंड लेकिन वो वॉर क्राई देते हुए, अपनी कंपनी, हम कोहिमा कंपनी से थे, तो कोहिमा की वॉर क्राई देते हुए हम पानी के बीच से भाग रहे हैं। और जैसे ही हम फाइनल में पहुंचते हैं, फिनिश लाइन क्रॉस करिए, तो हमें पता चलता है कि हम जीत चुके हैं। डिस्पाइट लूजिंग द मैप, डिस्पाइट लूजिंग द वे, यहाँ से पास करते हुए। तो इससे हमें ये पता चला कि हम कितना तेज वो कमराडरी से भागते हैं। और इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि इससे पिछले टर्म में और इस टर्म में भी हमारी कंपनी सारी चीजें हारी थी। वी लॉस्ट ऑल दी कॉम्पिटिशंस, क्रॉस कंट्री हो, स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, हम सब में हारे थे। बट ये एक ऐसा इवेंट होता है जो इसमें प्रेस्टीज जुड़ी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो जब हम जीते तो फिर हमारा जो मनोबल था वो बहुत बड़ा। तो उससे वो पता लगा कि लिमिट नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आपके जहन में है सब कुछ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मैराथन भागिए आज, आप भाग जाएंगे अगर आप सोचेंगे तो। ज़रूरी नहीं कि आपने भागा हो, पहले नहीं भागा हो। तो वो दिमाग में लिमिट को रखिए ही मत आप। सो दैट इज़ दी फर्स्ट लेसन, अगर मैं, या फर्स्ट इंसिडेंट जो मुझे याद आता है, जो दिल के बहुत पास है। अगर मतलब मैं तो इस एग्जाम्पल के तौर पर ये भी इसमें बोलना चाहूँगा कि सपोज वो जो मैप आपका रह गया, 15 किलोमीटर वापस भागना, फिर वापस आना, इंसान जहन में सोचे कि यार जाऊंगा आऊँगा, तब तक तो लोग आगे निकल जाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है? उससे ये हुआ कि हमें लगा कि हम पिच थोड़ा छूट गए, क्योंकि हमारे साथ हुआ, सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो हमें लगा कि हम शायद पीछे रह गए। हाँ। तो फिर उस चेक पॉइंट के पास हम ऐसे भागे हैं कि जैसे वी आर रनिंग फॉर आवर लाइव्स। तो शायद उसी के कारण हम जीत भी पाए। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वाकया आपसे तो पहले भी शेयर हुए हैं, और आई एम श्योर पूरा दिन निकल जाएगा हमारा अगर हमने आपको ये पूछना शुरू कर दिया। बट मूविंग फॉरवर्ड मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि एक इंसान का स्किल डेवलप हो, मतलब आप अपने आप में किस तरह आप देखते हैं कि किस तरह आप स्किल डेवलप करते हैं, और क्या कोई चीज़ें करते हैं जिससे आपको लगे कि ये मेरी ग्रूमिंग और मेरा स्किल डेवलप हो रहा है इस चीज़ से? देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जांपल लिया, या कोई भी स्किल एक ऐसी चीज़ है जो मोहताज नहीं है
आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ है। स्किल इज टोटली अ प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स। कोई भी इंसान कोई भी स्किल सीख सकता है, शर्त यह है कि क्या वो उसमें अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है कि नहीं। आपने सचिन का नाम लिया, तो सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने में एक ही चीज़ है, हर रोज 16 घंटे की प्रैक्टिस। एज अ स्कूल किड अगर वो इंसान 16 घंटे प्रैक्टिस करके डिनर टेबल पे सो जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है। तो स्किल, मेरा मानना है, हम कोई भी स्किल सीख सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर आई एम नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। तो वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आप प्रैक्टिस करिए। किताब है, किताब का नाम मुझे अभी याद नहीं, तो उसमें यह कहा गया है कि आप दुनिया के टॉप 1% में किसी भी स्किल में आ सकते हैं, शर्त यह है कि आपने उसकी 10,000 घंटे प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है। सो 10,000 आवर्स, आप 10 भी मत करिए, जब 3-4 हज़ार तक आप पहुंच जाएंगे तो यू विल बी बेस्ट इन दैट, एटलीस्ट टॉप 1 to 2% ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आई प्लेड बास्केटबॉल। तो फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि जब आर्मी में आप नए जाते हो एज अ यंग लेफ्टिनेंट, आपको प्रोफेशनल चीज़ें नहीं आती हैं, इतना ज़्यादा आपको पता नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ जोश है और एनर्जी है, बट आता कुछ नहीं है आपको। तो इसलिए आपको फर्स्ट बास्केटबॉल वैसे भी मुझे अच्छा लगता था, और जैसे फर्स्ट यूनिट में गया तो यंग जो लेफ्टिनेंट्स आते हैं उनको स्पोर्ट्स एंड गेम्स में या ड्रिल कॉम्पिटिशन्स में या कोई भी इवेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो वो जो 1 साल 2 साल में वहाँ पे रहा, तो पहले भी बास्केटबॉल बहुत खेला, 3 पॉइंटर में पहले भी अच्छा लगाता था, बट वहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया कि 3 पॉइंटर मेरी स्पेशलिटी बन गई ना। इसका मैं उदाहरण दूंगा। 2017 में मुझे इंजरी हुआ, उसके बाद इंजरी मुझे हुआ मध्य प्रदेश में, मऊ में। उसके बाद मेरा पोस्टिंग आया अमृतसर में ना। अमृतसर में मैंने कभी भी बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पोर्ट्स में या पीटी में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, बट एक रोज़ हमारा इंटर कंपनी बास्केटबॉल चल रहा था। सो आई वॉज अ कैप्टन ऑफ द टीम, क्योंकि ऑफिसर जनरली क्योंकि लिमिटेड है तो वो कैप्टन बनते हैं। 3-4 टीम थी हमारी। तो कुछ गेम्स थी जो लीग गेम्स, मैंने उसका एक हाफ खेला, क्योंकि इंजरी थी तो ध्यान से मैं थोड़ा खेलता था ताकि इंजरी ज़्यादा खराब ना हो जाए। तो एक गेम थी लीग गेम, हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि हम ऑलरेडी फाइनल में हैं, तो शायद मैं ना खेलूं तो ज़्यादा बेहतर है। तो फर्स्ट हाफ हुआ, क्वार्टर की गेम होती है, 4 क्वार्टर की। 2 क्वार्टर के बाद जो हमारा स्कोर था, हमारे पॉइंट्स थे 4 हमारी टीम के, और दूसरी टीम के पॉइंट्स थे 24। तो टीम के बंदे मेरे पास आए कि अरे कि साहब आपके हमारी नाक पे बनाई है तो आप आ जाइए खेलने। तो मैं नहीं जानता उस दिन क्या हुआ, वो जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स थे, मैंने खेलना शुरू किया, शूट करना शुरू किया, शूट जाना शुरू हुई, बैक टू बैक जाती गई, 3 पॉइंटर्स डलते गए। और लास्ट की जब विसल बजने वाली थी, विसल बजी और मैं शायद हाफ लाइन के पास था उस वक्त, तो हाफ लाइन से जस्ट मैंने शूट कर दिया, मैंने वो पोस्टर मेंटेन करके मैंने शूट किया, विसल बजी, जैसे बिल्कुल मूवीज में देखा जाता है। मैंने शूट किया, विसल हुई और शूट चली गई, और हम 1 पॉइंट से जीत गए। फाइनल स्कोर था 28-27। फिल्मों में होता है बिल्कुल, ये इंग्लिश फिल्म कोई देखी है मैंने जिसमें ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल वो फिल्मों वाला सीन हुआ, और जैसे वो हुआ पूरी टीम ने आके मुझे उठा लिया। मैंने कहा मुझे रखो, मेरे कमर में दिक्कत है। तो वो स्किल्स की बात थी। वो स्किल मैंने 2 साल से प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन 2 साल पहले मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र आए हुए थे, आई वॉज इन दिल्ली, तो वो मेरे पास आए हुए थे। तो हमारा जहाँ सोसाइटी था तो वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट था। तो 2019 के बाद मैंने बास्केटबॉल नहीं खेला, बिल्कुल ही नहीं खेला। तो उस दिन उनका मन हुआ कि चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उन्होंने बॉल मेरी तरफ फेंका और मैंने ऐसे ही शूट कर दिया, वो चला गया। तो स्किल की बात यह है कि स्किल आज आप सीख लेंगे, वो पूरी उम्र आपके साथ रहेगा। इट इज़ जस्ट लाइक वॉकिंग। आप एक बार चलना सीख जाते हैं, एक बार आप तैरना सीख जाते हैं, वो पूरी उम्र आपके साथ रहता है। एक लास्ट सवाल आर्मी से रिलेटेड, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, कि आर्मी में जो हायरार्कियल फ्लो चलता है, मतलब हायरार्की किस तरह वर्क करती है इसमें? हायरार्की, आप थोड़ा सवाल को थोड़ा डिटेल में पूछिए। सो दैट जैसे आर्मी में बिल्कुल लोएस्ट पोस्ट से हाईएस्ट पोस्ट तक कितनी पोस्ट ऐसी होती है, और ऐसा बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन रहना, एक सपोज अगर एक बहुत बेसिक लेवल पे कोई ऑफिस हो, वो मेजर से बात नहीं कर सकता,
या जैसे पुलिस में मुझे ज़्यादा पता है कि सपोज अगर हवलदार है कोई तो वो डायरेक्ट डीजी से बात नहीं कर सकता, डायरेक्ट जो है इस तरह की हायरार्की चलती है। देखिए प्रोटोकॉल्स डेफिनेटली हैं, बट फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम अ यंग लेफ्टिनेंट और मुझे किसी से बात करनी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करनी है, तो डायरेक्टली मैं नहीं जा सकता, बट अप द चेन डेफिनेटली आई विल बी मेड टू स्पीक टू द चीफ। सपोज मैंने चीफ से अगर बात करनी है तो पहले मुझे सीओ को बताना है कि सर मुझे चीफ से बात करनी है, तो ऑब्वियसली ही विल आस्क मी कि क्या इशू है, सो फर्स्ट ही विल ट्राई टू एड्रेस द इशू कि क्या है। अगर नहीं होगा तो आपको हाँ फिर आगे डेफिनेटली यस। एक जो क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा कि हार्ड क्या है, व्हाट इज़ हार्ड? आप अपनी बटालियन को कंट्रोल करना हार्ड है या अपने माइंड को कंट्रोल करना हार्ड है? डेफिनेटली कंट्रोलिंग द माइंड सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है आपकी। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं तो मेड बी अ बटालियन, मेड बी लेट्स से कोर, कमांड, एनीथिंग, या फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें या पूरे देश की बात करें, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी। द डिफिकल्ट इज़ टू कंट्रोल द माइंड। कंट्रोल द माइंड। हीरो बनना मुश्किल है या हीरो रहना मुश्किल है? ऑब्वियसली रहना मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें खासकर सोशल मीडिया में, एक सिंपल सी चीज़ आपको हीरो बना सकती है, बट हीरो सबसे पहले इसमें यह भी है कि हीरो की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, तो वो भी ज़रूरी है। राइट। सोल्जर्स रेयरली अपने हार्डेस्ट मूवमेंट्स की बात करते हैं, बट इफ़ देयर इज़ एनी हार्ड मूवमेंट दैट यू हैव फेस्ड और जो ऑडियंस को हेल्प कर सकती हैं, एनी मूवमेंट दैट यू वुड लाइक टू? हार्ड, आई थिंक सोल्जर के लिए हार्ड कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट कुछ चैलेंजेस हुए होंगे, बट वो मेंटालिटी ऐसी है कि यू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। राइट। अपने अभी तक के सफ़र का, आई एम श्योर आपका सफ़र अभी बहुत लंबा है, अभी तक के सफ़र को अगर अभी तक आपको एक वर्ड में कंक्लूड करना हो तो क्या बोलेंगे आप? बहुत मुश्किल है अभी तक के सफ़र का। आई कैन से द मेकिंग ऑफ अ लायन। मेकिंग ऑफ अ लायन। ओके। अभी बना नहीं है, मतलब यू आर इन मेकिंग। यस, ऑल ऑफ अस आर अ प्रोडक्ट इन द मेकिंग। जिस किस्म की आपकी मेंटालिटी है और जो स्ट्रॉन्ग माइंड से आप चल रहे हो तो यू आर ऑलरेडी अ लाइन, बट अगर आप बोल रहे हो तो पता नहीं आप किस लेवल के लाइन चाह रहे होंगे बनना। सर हम एक रैपिड फायर होता है हमारा, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे आपको और आपको क्विकली उसमें बिना सोचे आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछूंगा कि जैसे मैंने पहले भी पूछा उसका जवाब आपने दे दिया, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आर्मी की यूनिफॉर्म या आईपीएस की यूनिफॉर्म? आर्मी एनी डे। अ सोल्जर स्ट्रेंथ और स्टूडेंट्स पेशेंस, विच इज हार्डर? स्टूडेंट्स पेशेंस। योर लाइफ टफेस्ट बैटल, बॉर्डर पर या यूपीएससी प्रीलिम्स जिसमें आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए थे? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। पेन बिल्ड्स यू और प्रेशर बिल्ड्स यू, क्या चीज बनाती है? बोथ। एक चीज अगर चूज करनी हो? पेन। वन थिंग यू डू दैट शॉक्स पीपल, जो भी आप करते होंगे आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है? शायद तो लगता है the idea of love, romanticization of love. you have not spoken about it. स्पाइन इंजरी, एंकल इंजरी, एक वर्ड में बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको टू केप्ट यू गोइंग? The will. इंजरी। The will. यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट विल, मैं इसके लिए अग्री करता हूँ। आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस यूपीएससी कंसिस्टेंसी, विच इज मोर डिफिकल्ट? UPSC consistency. आर्मी डिसिप्लिन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। No. Even मेरे लिए दोनों ही डिफिकल्ट है। I'm just trying to answer from your audience's perspective. If not in army, if not IPS officer, अभिनंदन सिंह क्या होते हैं? Captain of Indian cricket team. Amazing. I was expecting this answer. अखनूर के रहने वाले हैं, अखनूर में क्या ऐसी चीज़ है कि अगर आप दुनिया को दावत देना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ अखनूर के में खा सकते हैं वो? दावत बाद में, पहले चिनाब के शोर पे आके बैठिए और कुछ सूफी म्यूजिक सुनिए। सूफी म्यूजिक वहाँ चिनाब पे। सर, इफ मोटिवेशन वाज अ मेडिसिन, व्हाट वुड बी द राइट डोज?
Infinity. If your journey had a movie title, what it would be? The Lion. The Lion. Amazing. Your favorite army memory in one line? That Bhadraj mountains. Biggest distraction during UPSC journey? No distraction. कुछ तो रहा होगा. नहीं. लाइन मेंटालिटी का सीक्रेट बेसिकली है क्या? It is actually a poetry that I wrote. एक पोएम है जिसका टाइटल है You are a lion who's born to roar. I wrote it for a friend of mine who was going through a bad time. So that is where this idea comes from. आप ये लाइन मेंटालिटी लेके पैदा नहीं हुए थे, मतलब ये इनबॉर्न नहीं लगता आपको ये है? No, it is a product of what you go through and how you respond to that. ये डेवलप्ड है. Yes. एक कोट आप जो आपको डिस्क्राइब करती हो, जो आप एनी कोट दैट यू कैन रिमेंबर? The same thing that I say, you are a lion who's born to roar, and you will roar and be hailed as the king of the jungle. One thing you can do better than any other IPS officers in future maybe? Maybe speak well. You are an amazing speaker. मैं आपको कई बार कॉम्प्लीमेंट दे चुका हूँ. आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबडी कि आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, और अगर किसी को ऑडिटरी स्किल्स समझने की ज़रूरत है, जानना है कैसे किया जा सकता है, तो आपका प्रेजेंस स्टेज पे, तो मैं सारे लोगों को रेकमेंड करूँगा. और ऑफ कोर्स हम इसके बाद आपका जो NGO है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछेंगे. वन मैसेज फॉर समवन हु थिंक्स मुझसे नहीं हो पाएगा. UPSC में जो जनरल एक टेंडेंसी है लोगों की कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा. अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर नहीं होगा. ग्रेट. अ हैबिट दैट चेंज्ड योर डेस्टिनी? Discipline. हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? कोई एक Consistent work. करनी हो? Consistent work. Consistent work. Final word, are you still chasing your dream or you think that you've already achieved it? I have not achieved anything and I am not chasing anything. I just try to be better every day. मतलब ये तो डिप्लोमेटिक हो गया. नहीं, सच है. मैं अगर आपको सच बताऊं कि I don't consider getting into the army or getting into civil services as an achievement. Achievement would be अगर जब कल को जब सर्विस में we are able to work and we are able to bring some change. Then if I am able to bring smiles to the face of the people, that would be the achievement. This is not an achievement, that's my personal take. And I firmly believe in that. This is not for the sake of camera. I believe clearing UPSC is not an achievement. It is a responsibility. Yes, it is a responsibility. मतलब आपने you've taken from one responsibility, you've taken another Yes. responsibility. थोड़ा सा अपने NGO के बारे में विश्वास, आपके NGO है और आपने बोला कि आप 12th onwards ही NGO के लिए काम कर रहे थे, आप सोसाइटी के लिए, तो ये NGO करता है क्या सर? देखिए, NGO हमने शुरू किया, जैसा हमने कहा कि हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो बहुत साल हुए, कोई फॉर्मल हम टूर्नामेंट नहीं खेले, कोई ऑपोजिशन नहीं मिला हमें, तो हमें ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अखनूर में बास्केटबॉल कोर्ट भी हमारे स्कूल में ही था, तो वहीं जाके हम खेलते थे, तो स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए इनिशियली हमारे जहन में आइडिया आया कि हमें एक संस्था बनाते हैं जहाँ पे हम बास्केटबॉल प्लस अदर स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे. तो इनिशियली उसका जो नाम रखा गया, दैट वाज ट्रस्ट, अंग्रेजी का TRUST. उसका फुल फॉर्म था ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड अपलिफ्ट ऑफ स्पोर्ट्स अमंग टीन्स. तो दैट वाज द बिगिनिंग. लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया, देन वो सोशल, क्योंकि वो सेटअप था ही दिमाग में था, तो ये ट्रस्ट जो था वो अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद हो गया विश्वास. तो नाम वही रहा, लेकिन काम जो था वो सिर्फ स्पोर्ट्स से ना होके वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द अदर थिंग्स. एंड स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर हम बात करें, जो मुझे मतलब बहुत दिल के करीब है, हमने अखनूर में पहला मैराथन करवाया 2011 में, 11 या 12 में आई थिंक. तो क्योंकि हमारे पास ना रिसोर्सेज थी, क्योंकि हम उस वक्त रजिस्टर नहीं हुए थे, क्योंकि हमें पता, हमें सिर्फ एक्टिविटी करवाने से मतलब था, तो हमने पहली बार मैराथन करवाने का फैसला लिया. हमारे पास 2 या 3 इंडिविजुअल्स जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी टीम थी. एक मैं हूँ, एक रजत है, अमन सिंह है, और 2-3 और दोस्त हैं मेरे. तो हमने ये शुरू किया. तो जैसे ही हम करने लगे, तो हमें लगा शायद 40-50 लोग भागने आ जाएंगे. तो बट हमने थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करी. विदाउट रिसोर्सेज हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो भी अखनूर के आसपास हैं, हमने बच्चों को इनवाइट किया. एंड उस वक्त हमारे अखनूर में SDPO साहब पोस्टेड थे, रईस साहब, अभी वो DIG हैं शायद. हाँ जी, रईस मोहम्मद भट्ट. तो वी हैड दी फॉर्च्यून ऑफ हैविंग हिम
एज दी चीफ गेस्ट एंड ही होस्टेड एंड ही फ्लैग्ड ऑफ द मैराथन। तो वो जो मैराथन फ्लैग ऑफ हुआ, वो 500-600 स्टूडेंट्स भागे वहाँ पे, सीनियर सिटीजन्स थे अखनूर के, सबको हमने पर्सनली जाके इनवाइट किया। तो वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी कि हमने विदाउट एनी रिसोर्सेज इतना बड़ा इवेंट किया। फिर हमने नेक्स्ट ईयर उसको रिपीट किया, इवन बेटर, नेक्स्ट ईयर 1000 के आसपास बच्चे हुए। ये आज से मैं 12 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने एक डिबेट कॉम्पिटिशन करवाने की कोशिश करी। तो अल्टीमेटली वी वर एबल टू, जैसा मैंने कहा, रिसोर्सेज नहीं थी हमारे पास। रिसोर्स सिर्फ ये थी कि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे वो हमें सपोर्ट करते थे। तो हमें ये चीज़ें करवाने के लिए जो ग्राउंड एंड जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो स्कूल से हमें प्रोवाइड हो जाता था। वही फादर जोसेफ की हमने बात करी। तो डिबेट कंपटीशन हमने सोचा कि करवाएं। तो जम्मू की और कश्मीर की हमने मेजर टीम्स को इनविटेशन भेजा, मेल भेजा, एंड फॉर्चुनेटली एपीएस पहलगाम की टीम ने रिप्लाई किया एंड वी वर एबल टू होस्ट देम, केटर फॉर देयर ट्रैवल, उनका हम एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर पाए। एंड वी होस्टेड अराउंड 15 to 18 टीम्स इन अखनूर, ऑल ओवर फ्रॉम जम्मू एंड 1 टीम फ्रॉम एपीएस पहलगाम। सो वो करवाया। उसके बाद आरटीआई को लेके हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, आरटीआई अवेयरनेस, क्योंकि उस वक्त राइट टू इन्फॉर्मेशन का काफ़ी दौर था उस वक्त। एंड क्लाइमेट चेंज, जैसा मैंने कहा, क्लाइमेट चेंज अखनूर में, जम्मू में, बेस्ट ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस में जाके उस वक्त हमने एक क्लाइमेट प्लेज लिखी, जो दूसरी हमने एनजीओ बताई कश्मीर रिंग। तो उसके साथ मिल के क्लाइमेट अवेयरनेस को लेके बहुत सारे हमने किए। एक स्पेशल एक प्लेज मैंने खुद लिखी जिसका नाम हमने दिया क्लाइमेट वॉरियर प्लेज। और वही प्लेज बाद में जब मैंने आपको बताया कि जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में उमर साहब आए थे, तो उनकी प्रेजेंस में वो प्लेज हमने पूरे ऑडियंसेस को करवाई, कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो आज भी बात चल रही है। तो फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन करी, फिर धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बंद होना शुरू हुई। उसमें सबसे बड़ी लर्निंग मेरी ये है, और एक आप कहते हो कि मलाल अगर रहा, कि उस वक्त एक बैकअप लीडरशिप तैयार नहीं करी। क्योंकि अगर बैकअप लीडरशिप हम तैयार करने में कामयाब होते तो शायद वो संस्था या जो वो ऑर्गेनाइजेशन आज एटलीस्ट कुछ बढ़िया काम कर रही होती। नहीं, वो तो इस वजह से नहीं क्योंकि आप छोटे हाँ थे जी, और आइडिया नहीं था किस तरह ग्रो करेगा। हाँ जी, आप तो जस्ट शेप ही ले रहे थे उस टाइम। जी बिल्कुल। अभी उस एनजीओ का नाम विश्वास है जी। क्या ज़रूरत है अभी एनजीओ में, किस तरह का सपोर्ट चाहिए पब्लिक से? या अभी हमें पहले तो यही है कि मेन मुझे लगता है कि हमारा फोकस होना चाहिए कि बच्चों का माइंडसेट तैयार किया जाए। तो उसके लिए जैसा मैंने शायद हम पहले भी एक बार डिस्कस कर रहे थे कि जम्मू के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम बच्चों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, मे बी 1 डे वर्कशॉप, जिसमें हम वहाँ जाके उन बच्चों के ग्रीवेंसेस पहले सुने और उनको रास्ता दिखाएं कि कैसे वहाँ से बाहर आना है। तो वो चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं बहुत। आई थिंक आई कैन ऑल्सो बी योर इसमें एक डेफिनेटली पर्सन रह सकता हूं। आई कैन ऑल्सो जॉइन हैंड्स विद यू। श्योर। एक जो ज़रूरी चीज़ है कि आप, मुझे लगता है कि आपको पर्टिकुलरली एक मैसेज अखनूर के लोगों के लिए देना चाहिए, क्योंकि आप वहीं से पले बड़े हो और वहीं से निकले हो, इस मकाम तक पहुँचे हो। आगे इंशाल्लाह आपकी जहाँ तक चाहत पहुँचने की है वहाँ तक पहुँचोगे आप। उन लोगों के लिए, अखनूर के पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अखनूर के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बच्चों में। क्योंकि पोटेंशियल, जैसा मैंने के पहले कहा, कि मोहताज नहीं है कि आपको दिल्ली में होना है। पोटेंशियल सिर्फ एक चीज़ का मोहताज है कि आप कितना मेहनत करने के लिए, कितना तपने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों को यही है कि तपने के लिए तैयार हो जाइए, और माँ बाप को यही है कि थोड़ा सा अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और उनको बड़े सपने देखना सिखाइए। क्योंकि अखनूर की जो कल्पना मेरे दिमाग में है, अखनूर कैन बी दी एपिसेंटर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ़ यू टॉक अबाउट टूरिज्म, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बहुत पोटेंशियल है जिसको सही तरीके से अगर हम यूटिलाइज करें तो इट कैन बी द वेनिस ऑफ जम्मू कश्मीर। राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस लाइफ के इस पड़ाव पे आप कंटेंट है? यू आर हैप्पी अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड? As I told you, I have not achieved anything. बात रही contentment की, I am content with the efforts that I have put in up till now. But I will be content the day our country and our state is at the position where I think it should be. Not before that. If I die before that, I will be very unsatisfied. Okay. Yes. एक आखिर में एक मैसेज पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के लिए और कंट्री के लोगों के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी जो मैं बात कहना चाहूँगा कि
इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट जम्मू कश्मीर, क्योंकि देश का ताज है, देश की सबसे पहली स्टेट है, नॉर्थ में है, एंड जोग्राफिकली भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को हम देश की सबसे आला दर्जे की नंबर 1 स्टेट बनाएं। और ये एक इंसान का या एक किसी पॉलिटिशियन का या किसी ब्यूरोक्रेट की एफर्ट से नहीं होने वाला है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा कन्विक्शन है कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो जम्मू कश्मीर आने वाले समय में एक उस दर्जे पे होगा कि बाकी स्टेट्स विल लर्न फ्रॉम जम्मू कश्मीर कि कैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर आप हिस्टोरिकली देखिए नॉलेज का एक गढ़ रहा है। तो उस नॉलेज, वो हिस्टोरिकल जो नॉलेज हम शंकराचार्य टेम्पल से इंस्पिरेशन लेके, उनकी फ़िलॉसफी से इंस्पिरेशन लेके जम्मू कश्मीर को हमें वहाँ तक लेके जाना है कि बाकी सारे राज्य जम्मू कश्मीर से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे आए मॉडल सीखने की, यहाँ क्या वो गवर्नेंस मॉडल है, वो लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है जो जम्मू कश्मीर को वहाँ तक लेके गई है। अमेजिंग। एक जो सवाल मेरा है कि आप एक सोल्जर रहे, एक आईपीएस ऑफिसर है, अब नाउ दैट यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, बहुत सारे लोगों के मन में 10th 11th 12th या ग्रेजुएट होता है, इनको ये नहीं पता होता कि करियर कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए उनको अपने करियर को चूज़ करते में। तो आप इसमें भी थोड़ा सा लाइट। देखिए, सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अभी तक जो आपने जीवन में अपने आप को ट्रेन किया है, तो आपका रुझान किस तरफ है। क्योंकि 12वीं तक या कॉलेज तक की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट एक बेसिक थॉट प्रोसेस इंसान के दिमाग में रहता है कि हाँ, यहाँ मैं जाऊँगा तो बेटर है। तो अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं तो एटलीस्ट अगले 2-3 महीने लेके आप थोड़ा इंटरनेट की हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने पेरेंट्स की या अपने जो बड़े भाई बहन हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी सर्विस में हैं या किसी डिपार्टमेंट में हैं, उनसे बात करके एटलीस्ट होम ऑन टू 3 या 4 चीज़ों तक पहुँचिए कि या तो मैं ये कर सकता हूँ या ये 3-4 तक पहुँचिए। उस 3-4 के साथ फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए और अपने स्किल्स को देखिए। और देन बेस्ड ऑन योर लेट्स से 3 महीने 4 महीने लेके फिर टेक अ कॉल कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये करना है। एंड लेट मी टेल यू, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ ग्रेटनेस इज द आर्ट ऑफ टेकिंग डिसीजंस। नाउ दैट यू टेक अ डिसीजन कि इन चारों में से या बहुत सारी चीज़ों में से 4 और 4 के बाद आप एक चीज़ तक पहुंचे हैं, देन अगेन कमिंग फ्रॉम द मिलिट्री साइकोलॉजी, लुक बैक एंड यू आर डेड। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, फिर पीछे नहीं देखना है, बिकॉज इट इज़ डेथ, यू आर गोइंग बैक ऑन योर ओन वर्ड्स, तो वो नहीं करना है। वो तो शायद चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि जब वो किसी आइलैंड को जीतने जाते थे तो जैसे वो आइलैंड पे कदम रखते थे अपने सारे बोट चला देते थे। वो शायद अलेक्जेंडर का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अलेक्जेंडर की ये पॉलिसी रहती थी कि अपने सोल्जर्स को जिस तरफ लाते थे तो पीछे की सप्लाई लेन्स सप्लाई खत्म करते, क्योंकि उनको पता है कि पीछे घर पहुंचने से बेटर है कि आप यहाँ जीत के यहाँ पे अपना सर्वाइवल कर लेंगे। हाँ जी। तो सर एक आखिरी सवाल, इट इज़ गोइंग टू बी अ लास्ट क्वेश्चन, सस्पेंस ख़त्म करने के लिए कि सारे एलिजिबल लोगों के लिए कि क्या आपका मैरिज का क्या स्टेटस है, मतलब कब आपको शादी करनी है, यू ऑलरेडी चोजन समवन या अभी जो है आप चूज करने वाले हैं, क्या स्टेटस है? इफ आई बी वेरी फ्रैंक, द यूनिवर्स हैज टू डिसाइड। अभी तक आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। अभी तक पूरा फोकस हैज बीन ऑन द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। If that happens, if that happens midway, होना तो चाहिए। दावत के लिए हम आपको ऐसे भी इनवाइट कर लेंगे। तो लेट्स लीव इट टू यूनिवर्स, राइट। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन द कॉज ऑफ द यूनिवर्स। बट हम फिर भी हम सारे कैंडिडेट्स जो इट इज ओपन टू एवरीबॉडी। यस, तो ये भी एक बहुत अहम पड़ाव होता है लाइफ का। तो खैर इसी के साथ मैं आप सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये 1/4 भी नहीं है जो डिस्कशन हो सकते हैं और जितना लेवल पे हो सकता है ये, क्योंकि वक्त की कमी होती है तो इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे। हम हार्ड कोर, अगर हमें लोगों ने बोला कि आर्मी पे हमें थोड़ा सा और फोकस करके करना चाहिए, वो करेंगे। सिविल सर्विसेज पे लोगों ने बोला उस पर करेंगे, या मोटिवेशनल पार्ट पे करना चाहिए, हमें ऑडियंस बता दी कि वो कर लेंगे हम। तो फिलहाल मेरा प्रॉमिस ये है कि हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे आफ्टर
ट्रेनिंग। और साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अमेजिंग अपने गेस्ट को लाएंगे, अमेजिंग सी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, वो हम करते आए हैं। इसीलिए आप लोग को बहुत सारा प्यार देना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना होगा। अपवर्ड एंड ऑनवर्ड्स हम आपको दुआई देंगे कि हर चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दैट।